गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? बढ़िया। चलो याद तो करके आते हो। बंद करो, चलो ऐसे शकल मत बिगड़ा करो, ये सुनते ही तुम पहले तो बोलना शुरू कर। बोलो, एक्सटेंशन के सिद्धांत बताओ, प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। देखकर विश्वास करना। एक्सटेंशन की विशेषताएं बताओ। विशेषताएं बोलो सर, पढ़ लिया? अब बोल दो एक्सटेंशन की विशेषताएं। टू वे चैनल है, किसने कहा था? मेरे को भी नहीं बताना था। किसने कहा था? किसने कहा सर टू वे चैनल है? ओपी दामन है। दूसरी विशेषता बताओ सर। क्या? अविरल और लगातार प्रणाली है, किसने कहा? नाम बताओ सर, किसने कहा था ये लगातार और अविरल प्रणाली है? वीटी कृष्णमचारी ने कहा था। सही कह रहे हैं कि? सही है? सही है क्या? ठीक है, चलो। एक्सटेंशन शब्द कब दिया गया था? 1873 के अंदर। सही कह रहे हैं? कहा? इंग्लैंड के अंदर। इंग्लैंड में कहां पर? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। फादर ऑफ एक्सटेंशन कौन है? फादर ऑफ एक्सटेंशन पीछे वाले और पीछे वाले। फादर ऑफ एक्सटेंशन जेपी लिगन। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन दोनों में से एक बोलेगा, कोई भी बोल लो, डिसाइड कर लो कौन बोलेगा। चले, एक बार तू बोल लेना, एक बार तू बोल लेना। जेम्स स्टुअर्ट बोल चुके हैं, आप बताओगे फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन। डॉक्टर के एन सिंह। एजुकेशन के अंदर एजुकेरियम का मतलब क्या होता है? एजुकेयर का मतलब क्या होता है? कितने प्रकार के एजुकेशन? नाम बताएंगे। फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल। लास्ट टाइम एक्सटेंशन की शुरुआत करी थी, एक्सटेंशन के अंदर लिखा था 1873 के अंदर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के अंदर इसकी शुरुआत की गई थी। एक्सटेंशन अपने आप के अंदर अगर बात करते हैं तो लैटिन शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, एक्स और टेंशन। एक्स का मतलब क्या होता है? आउट, और टेंशन का मतलब स्ट्रेचिंग। इसका मतलब एक्सटेंशन का प्रॉपर मीनिंग क्या है? स्ट्रेचिंग आउट या बाहर की ओर फैलाव। परिभाषा लिखी थी कि विश्वविद्यालयों शोध संस्थानों में उपस्थित वैज्ञानिक जानकारी और तकनीकी कार्यप्रणाली और सूचनाओं को वहां से बाहर निकालकर ग्रामीण क्षेत्र के पशुपालकों तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? एक्सटेंशन कहलाता है। उसके बाद में एक्सटेंशन की प्रिंसिपल्स लिखे थे, जिसके अंदर सबसे पहले लिखा था देखकर विश्वास करना। देखकर विश्वास करना। और दूसरे नंबर पे लिखा था करके सीखना। करके सीखना को हम बोलते हैं लर्निंग बाय डूइंग, और देखकर विश्वास करने को बोलते हैं सीइंग इज बिलीविंग। क्या बोलते हैं? सीइंग इज बिलीविंग। एक्सटेंशन के गुणों की या विशेषताओं की अगर बात करते हैं तो एक्सटेंशन एक टू वे चैनल या दोहरा प्रवाह होता है, जिसमें शिक्षक और छात्र दोनों सीखते हैं। किसने कहा था? ओपी दामा ने कहा था। और उसके बाद में एक्सटेंशन एक लगातार एवं अविरल प्रणाली है। किसने कहा था? यूटी कृष्णमचारी। क्योंकि लोगों की समस्याओं के ऊपर आधारित होती है, तो लोगों की समस्याएं कभी खत्म होती नहीं, खत्म नहीं होती, तो एक्सटेंशन की जरूरत हमारे को लगातार पड़ती ही पड़ती है। उसके बाद में फिर अपन ने फादर लिखे थे। फादर ऑफ एक्सटेंशन के अंदर जॉन पॉल लिगन का नाम लिखा था। फादर ऑफ यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन के अंदर हमने जेम्स स्टुअर्ट का नाम लिखा था। और फादर ऑफ इंडियन एक्सटेंशन के अंदर डॉक्टर के एन सिंह। उसके बाद में एजुकेशन हेडिंग डाली थी। एजुकेशन लैटिन शब्द से दो शब्द लिखे थे, एजुकेरियम और एजुकेयर।
एजुकेरियम का मतलब होता है शिक्षण कार्य, और एजुकेर का मतलब शिक्षित होना, यानी कि लोगों को शिक्षण कार्य के माध्यम से शिक्षित करके उनके ज्ञान और समझ को बढ़ाना ही शिक्षा का मूल उद्देश्य है। इसके अलावा शिक्षा का मूल उद्देश्य 4 चीजों के अंदर परिवर्तन लाना। सबसे पहले नॉलेज, फिर एटीट्यूड, फिर नॉलेज वो सब कुछ है जो कुछ आप जानते हो, जो आपकी सोच है वो आपका एटीट्यूड है, जो आप कर सकते हो वो आपकी स्किल है, और जो आप ओरिजिनल में करते हो वो आपका एक्शन है। उसके बाद में शिक्षा के प्रकार लिखे अपन ने, 3 प्रकार की एजुकेशन लिखी, औपचारिक शिक्षा, गैर औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा के अंदर सबसे पहले लिखा अपने, इसे संस्थागत शिक्षा भी कहते हैं, क्योंकि इसे ग्रहण करने के लिए आपको किसी संस्था में जाना आवश्यक होता है। संस्था में जाना आवश्यक होता है, इसलिए इसका क्षेत्र सीमित होता है। सीखने वाले जो होते हैं उनका समूह होमोलोगस या समांगी होता है, क्योंकि उनके लक्ष्य एक होते हैं, उनकी क्वालिफिकेशन एक होती है, और उनका एज ग्रुप भी एक होता है। उसके बाद में ये पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार संचालित होती है, यानी कि आपको सिलेबस को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। कौन से एजुकेशन के अंदर? फॉर्मल एजुकेशन के अंदर। इसके अलावा लिखा था फॉर्मल एजुकेशन की 4 विशेषताएं होती है। सबसे पहले संस्था, फिर छात्र। फिर हमने लिखा था गैर औपचारिक शिक्षा, और गैर औपचारिक शिक्षा के अंदर लिखा था कि औपचारिक शिक्षा में से एक या एक से अधिक विशेषताओं की अनुपस्थिति ही क्या कहलाती है? गैर औपचारिक शिक्षा। लास्ट में यही लिखा था मेरे ख्याल से, हो गया था। 3 प्रकार की, क्या लिखा था? 3 प्रकार की। देखो उधर, गैर औपचारिक शिक्षा की बात कर रहे हैं हम। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, गैर औपचारिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो हम कहते हैं 3 प्रकार की होती है। पीछे वाले शांति से बैठेंगे और सुनेंगे। सबसे पहला नाम आता है पत्राचार, दूसरे नंबर पे आती है दूरस्थ शिक्षा, और तीसरे नंबर पे आती है प्रसार शिक्षा। पत्राचार को करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं, दूरस्थ शिक्षा को डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं, और प्रसार शिक्षा को एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं। पहला क्वेश्चन यहीं पे पूछा जाता है, प्रसार शिक्षा कौन से प्रकार की शिक्षा होती है? क्या आंसर दोगे? गैर औपचारिक शिक्षा होती है। पहला क्वेश्चन तो यहीं से क्लियर हो गया आपका। दिक्कत यहां तक? अब सुनते जाओ। पत्राचार की अगर बात करते हैं तो पत्राचार के अंदर जो शिक्षण सामग्री होती है वो छात्रों को भेज दी जाती है। जैसे इग्नू वालों ने सामग्री भेज दी कहां पर? पापा के पास में, भाई 10वीं पास कर लो। पापा ने पढ़ी वो सामग्री, एग्जाम दिया, एग्जाम देने के बाद में 3 सब्जेक्ट में पास हो गए, 3 में फेल हो गए। अगले साल बाकी 3 जिनमें पास हुए उनका एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, और जो बच गए उन 3 के एग्जाम देने की आवश्यकता अगले साल है। ऐसी शिक्षा को अपन क्या बोलते हैं? पत्राचार। यानी कि पत्राचार वो शिक्षा होगी जिसके अंदर शिक्षण सामग्री छात्रों को भेज दी जाएगी, और छात्रों के हिसाब से शिक्षा होगी ये वाली, ना कि हमारे हिसाब से। इग्नू ने 350 कोर्स सर्टिफाइड कर रखे हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर, और 350 कोर्सेज के अंदर से आपकी इच्छा है कि आप क्या पढ़ना चाहते हो। आप चाहते हो कि नहीं मैं प्रोफेशनल कोर्स करूं, मैं चाहता हूं कि कोई काम धंधा शुरू करूं, उसके लिए मेरे को कोर्स सीखना है। लड़कियां चाहती है कि ब्यूटी पार्लर का कोर्स करना है, तो उनके लिए अलग से कोर्स है। आपके हिसाब से सीखने के अंदर मदद करेगी, ना कि जो परंपरागत औपचारिक शिक्षा के अंदर होता है ऐसा कुछ होगा। ना तो सिलेबस होगा, है ना, अगर आप वोकेशनल कोर्सेज लेते हो तो, लेकिन संस्था नहीं होगी और शिक्षक भी नहीं होगा इसके अंदर। दूरस्थ शिक्षा की अगर बात करते हैं तो दूरस्थ शिक्षा के अंदर शिक्षक और छात्र आपस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जुड़े रहते हैं, यानी शिक्षक और छात्र के बीच संपर्क किसके अंदर नहीं होगा? पत्राचार के अंदर। लेकिन यहां पर शिक्षक और छात्र के बीच में संपर्क हुआ है किसके द्वारा? इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से। जैसे ऐप के द्वारा हमारा संपर्क हो रहा है लाइव वाली क्लास के अंदर से। एक्सटेंशन एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो एक्सटेंशन एजुकेशन वो है जो आप 10 सब्जेक्ट यहां से पढ़ के जाओगे, वो वहां पर फील्ड के अंदर काम में लेना। फील्ड वालों के लिए कोई सिलेबस होगा क्या? कि नहीं, पहले तो इसको मैं एनाटॉमी बताऊंगा, उसके बाद में फिर फिजियोलॉजी, और जेनेटिक्स थोड़ी सी कठिन है तो लास्ट में जेनेटिक्स से सिखाऊंगा मैं, ऐसा कुछ होगा? नहीं। हर बार उनको स्कूल में थोड़ी लेके जाओगे, पशुपालक ने पूछ लिया साहब चारा काटने की दवाई दे दो हमारे को, नहीं पहले स्कूल में चल तू, ऐसे नहीं बताएंगे। ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कोई सिलेबस को फॉलो करोगे क्या? नहीं करेंगे। इसलिए प्रसार शिक्षा कौन से प्रकार की होती है? गैर औपचारिक प्रकार की शिक्षा होती है। क्लियर है? लिखना शुरू करो। हेडिंग डाली है अपन ने,
गैर औपचारिक शिक्षा के प्रकार, और लिखा है 3 प्रकार, और 3 प्रकार में सबसे पहले लिखोगे पत्राचार या करस्पॉन्डेंस। सबसे पहले लिखोगे पत्राचार या करस्पॉन्डेंस। पत्राचार या करस्पॉन्डेंस। पत्राचार या करस्पॉन्डेंस लिखो इसके अंदर। लिखो, यह शिक्षा किसी विशेष आयु वर्ग के लिए नहीं होती है। यह शिक्षा किसी विशेष आयु वर्ग के लिए नहीं होती है। यह शिक्षा किसी विशेष आयु वर्ग के लिए नहीं होती है, यानी कि जिसका मन किया उसने ही यह शिक्षा ग्रहण कर ली। यह शिक्षा किसी विशेष आयु वर्ग के लिए नहीं होती है। नेक्स्ट लिखो, शिक्षण सामग्री छात्रों को भेज दी जाती है। इसमें शिक्षण सामग्री छात्रों को भेज दी जाती है। इसमें शिक्षण सामग्री छात्रों को भेज दी जाती है। इसमें शिक्षण सामग्री छात्रों को भेज दी जाती है। ऑफिस में जाके बैठे यहीं पे, ठीक। इसमें शिक्षण सामग्री छात्रों को भेज दी जाती है तथा शिक्षक व छात्र के बीच संपर्क 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 नहीं होता है। तथा शिक्षक व छात्र के बीच संपर्क नहीं होता है। तथा शिक्षक व छात्र के बीच में संपर्क नहीं होता है। ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में लिखो, एब्सेंट कौन कौन हुआ है यहां पर औपचारिक शिक्षा में से? संस्था और शिक्षक। ब्रैकेट में लिखो, संस्था तथा शिक्षक अनुपस्थित। संस्था तथा शिक्षक अनुपस्थित। शिक्षक तथा संस्था अनुपस्थित। किसके अंदर? पत्राचार के अंदर। शिक्षक भी एब्सेंट रहेगा और संस्था भी अनुपस्थित रहेगी। और हमने यही कहा था कि औपचारिक शिक्षा के अंदर से एक या एक से अधिक विशेषताओं की अनुपस्थिति ही क्या कहलाएगी? गैर औपचारिक शिक्षा। क्लियर है? ठीक है। एग्जाम्पल के अंदर लिखो, इग्नू, इग्नू इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय, IGNOU, इग्नू। कोटा, जिसको कोटा ओपन यूनिवर्सिटी भी तो बोलते हो ना, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी भी बोलते हो शायद आप, पता नहीं मैंने कौन सा पढ़ा रहे यहां पर यार। लिखो सेकंड नंबर पे, दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग। सेकंड नंबर पे, दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग। दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग। दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग। दूरस्थ शिक्षा या डिस्टेंस लर्निंग लिखो इसके अंदर। शिक्षक व छात्र एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी, शिक्षक व छात्र एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी, शिक्षक व छात्र एक दूसरे से दूर होने के बावजूद भी शिक्षक व छात्र दूर होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जुड़े रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जुड़े रहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से जुड़े रहते हैं। इसमें क्या एब्सेंट रहेगी? ब्रैकेट में लिखो, संस्था अनुपस्थित।
शिक्षक होगा, छात्र होगा, पाठ्यक्रम होगा, लेकिन संस्था नहीं होगी। शिक्षक व छात्र इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में लिखोगे ऑनलाइन एजुकेशन, है ना, पहले जानते नहीं थे, कोरोना ने सिखा दी फिर अपने को, है ना। ऑफलाइन क्लासेस लगी नहीं तो सबके सब ऑनलाइन के ऊपर आ गए। एग्जाम्पल में लिखोगे ऑनलाइन एजुकेशन। तीसरे नंबर पे कौन सी है? प्रसार शिक्षा। लिखो प्रसार शिक्षा, एक्सटेंशन एजुकेशन। लिखो पहली लाइन, गैर औपचारिक प्रकार की होती है। एब्सेंट क्या क्या रहेगा? और पाठ्यक्रम अनुपस्थित रहेगा। लिखो गैर औपचारिक प्रकार की होती है, गैर औपचारिक प्रकार की होती है। ब्रैकेट में लिखो संस्था तथा पाठ्यक्रम, संस्था तथा पाठ्यक्रम अनुपस्थित होते हैं। संस्था तथा पाठ्यक्रम अनुपस्थित होते हैं। संस्था तथा पाठ्यक्रम अनुपस्थित होते हैं। क्लियर? दिक्कत यहां तक? ठीक है, यहां पर हमारी नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है खत्म। तीसरे नंबर पे कौन सी आती है? इनफॉर्मल एजुकेशन। कौन सी एजुकेशन? अनौपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा। इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा। लिख लिया? तो आप दिन प्रतिदिन जीवन के अंदर जो कुछ भी आप सीख रहे हो वो अपने आप में कौन सी एजुकेशन है? इनफॉर्मल एजुकेशन है। इनफॉर्मल एजुकेशन की अगर बात करते हैं तो ये स्थायी होगी तथा परंपरागत होगी, परंपराओं के रूप में चलेगी, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर स्थानांतरित होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल शादी के रीति रिवाज होते हैं, अलग अलग कास्ट के हिसाब से अलग अलग होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि क्लास लेने जाते हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे आप किसी सामाजिक कार्यक्रमों में जाते रहते हो, वहां पर वो रीति रिवाज आप सीखते रहते हो, तो वो भी अपने आप के अंदर कौन सी एजुकेशन कहलाएगी? अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा की अगर बात करते हैं तो ये औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा, औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा। शिक्षा के लिए आधार प्रदान करने का भी कार्य करती है, प्रदान करती है। ठीक है, अगर आपके पास में अनौपचारिक शिक्षा नहीं होगी तो आप औपचारिक शिक्षा और गैर औपचारिक शिक्षा ले नहीं पाओगे। इसीलिए औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के लिए आधार प्रदान करने का कार्य भी कौन करती है? इनफॉर्मल एजुकेशन। क्लियर है? लिखो इसके अंदर, लिखो दिन प्रतिदिन जीवन में, दिन प्रतिदिन जीवन में, दिन प्रतिदिन जीवन में, दिन प्रतिदिन जीवन में हम जो कुछ भी सीखते हैं। देशराज चौधरी जी कह रहे हैं कि सर हमें तो इनफॉर्मल पढ़ा है, एक्सटेंशन को बात करेंगे आगे। दिन प्रतिदिन जीवन में हम जो कुछ भी सीखते हैं, दिन प्रतिदिन जीवन में हम जो कुछ भी सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। दिन प्रतिदिन जीवन में हम जो कुछ भी सीखते हैं अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है, अनौपचारिक शिक्षा कहलाती है। किस किस से सीख सकते हो? परिवार से,
रिश्तेदारों से, समाज से, दोस्तों से, किसी से भी। गुरु से आप कभी भी अनौपचारिक शिक्षा थोड़ी लेते हो। आप कौन सी लेते हो? औपचारिक शिक्षा, है ना। तो अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत जो होती है वो आपके घर से होती है, ठीक है ना। तो क्लास के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूं, वो जो पढ़ रहे हो आप, वो तो है आपकी औपचारिक शिक्षा। लेकिन क्लास में आप बिहेव कैसे कर रहे हो, ये आपकी है अनौपचारिक शिक्षा, है ना। लड़कों विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, जैसे किसी से कुछ भी गलत बोलना नहीं है, कमेंट पास नहीं करने होते, यानी कि आप परिवार से सीख के आते हो ना। हाँ तो बोलो रे। हाँ, तो अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो तो इसका मतलब क्या है, आपकी अनौपचारिक शिक्षा खराब तरीके से हुई है। आपको दोबारा से अनौपचारिक शिक्षा लेने की आवश्यकता है। सही है कि नहीं है? सही है ना? ठीक है। किस किस को लगता है कि वापस से अनौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता है? किसी को लगता है? लगता है? आपको मैं दूंगा अनौपचारिक शिक्षा, ठीक है ना। अपने को जरूरत पड़ेगी वापस से। तो आप सीखते क्या हो, एग्जाम के अंदर क्या करते हो, ये तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन आप बिहेव कैसा कर रहे हो क्लास के अंदर, किसको रेस्पेक्ट दे रहे हो, किसको नहीं दे रहे हो, कैसे कमेंट पास कर रहे हो, ये आपकी अनौपचारिक शिक्षा है। और इसके ऊपर आपको सोचने की जरूरत है। क्योंकि अगर अनौपचारिक शिक्षा की शुरुआत बचपन के अंदर अगर खराब हुई है, तो फील्ड के अंदर तो बहुत ज्यादा हालत खराब होने वाली है आपकी, है ना। फिर हमारे को दिक्कतें होने वाली है, नौकरी नहीं कर पाओगे फिर ऐसे। तो अनौपचारिक शिक्षा के ऊपर फोकस करो। इसीलिए कहा है कि औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के लिए आधार प्रदान करने का कार्य भी कौन करती है? अनौपचारिक शिक्षा। इसको हैबिट में लेके आओ, कि हम बोलते कैसे हैं, हम रहते कैसे हैं। ध्यान रख जाएगा। नहीं रखा जाएगा तो फिर हम रखवाना सिखाएंगे आपको। क्लियर है? लिखो इसके अंदर आगे। यह स्थायी तथा परंपरागत होती है ना। समझने वालों को इशारा ही काफी होता है। यह स्थायी तथा परंपरागत होती है। यह स्थायी तथा परंपरागत होती है। स्थायी का मतलब इसमें किसी प्रकार के चेंजेस नहीं होंगे, और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर ये स्थानांतरित होती रहेगी परंपराओं के रूप में। यह स्थायी तथा परंपरागत होती है। स्थायी तथा परंपरागत होती है। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के लिए, अनौपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के लिए, औपचारिक शिक्षा, क्या लिख रहे थे? अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के लिए, औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के लिए, औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के लिए आधार प्रदान करती है। आधार प्रदान करती है। अनौपचारिक शिक्षा औपचारिक तथा गैर औपचारिक शिक्षा के लिए आधार प्रदान करती है। ठीक है, दिक्कत यहां तक? नहीं सर, एक लाइन लिखो नोट डाल के, है ना, फिर उसका मतलब बताएंगे हम आपको। लाइन लिखो। गुणों के आधार पर, गुणों के आधार पर प्रसार शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा होती है। गुणों के आधार पर प्रसार शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा होती है। गुणों के आधार पर प्रसार शिक्षा गैर औपचारिक शिक्षा होती है। लेकिन, लेकिन, लेकिन पशुपालक अपने दिन प्रतिदिन जीवन में, दिन प्रतिदिन जीवन में पशुपालन से संबंधित, पशुपालन से संबंधित कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इसलिए
प्रसार शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा भी माना जा सकता है। लेकिन पशुपालक अपने दिन प्रतिदिन जीवन में पशुपालन से संबंधित कुछ न कुछ सीखता रहता है, इसलिए प्रसार शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी माना जा सकता है। अनौपचारिक शिक्षा माना जा सकता है। देख लिया? मतलब समझो इसका। हमने प्रसार शिक्षा को गैर औपचारिक शिक्षा के अंदर लिखा है। वो क्यों लिखा है? क्योंकि औपचारिक शिक्षा के 4 गुणों को ये फॉलो नहीं करती। औपचारिक शिक्षा के 4 गुणों के अंदर संस्था, पाठ्यक्रम, शिक्षक और छात्र, इसके अंदर से 2 ही चीजें इसके अंदर पाई जाती है। इसीलिए कहा है कि प्रसार शिक्षा गुणों के आधार पर कैसी होती है? गैर औपचारिक। ठीक है, गुणों के आधार पर होती है। कैसी होती है? गैर औपचारिक। लेकिन अगर बात करते हैं पशुपालक की, तो पशुपालक अपने दिन प्रतिदिन जीवन में भी तो पशुपालन से संबंधित कुछ ना कुछ सीखता रहता है। वे पशुपालक किसी दूसरे पशुपालक से अगर बात कर रहा है और उसको अगर कोई समस्या आ रही है, तो उसने अगर उसको इलाज बता दिया, मान लो किसी चीज का, उसके प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया, तो वो भी तो अनौपचारिक शिक्षा हो गई। इसलिए प्रसार शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा भी माना जा सकता है। सकता है, होता है, फर्क है दोनों के अंदर। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रसार शिक्षा कौन से प्रकार की होती है, तो क्या आंसर दोगे? गैर औपचारिक शिक्षा। कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक क्वेश्चन लेते हैं हम। प्रसार शिक्षा होती है, यहां पे लिख रहे हैं फॉर्मल, यहां पर लिख रहे हैं नॉन फॉर्मल, यहां पर लिख रहे हैं इनफॉर्मल, और यहां पर लिख रहे हैं ऑल या नन। उपरोक्त सभी या उपरोक्त में से कोई नहीं। दूसरा ऑप्शन है, यहां पे लिख रहे हैं फॉर्मल, वही बी के अंदर नॉन फॉर्मल, सी के अंदर इनफॉर्मल, और डी के अंदर है बी एंड सी दोनों। ऑप्शन डिपेंडेंट आंसर देना है कि जहां पर तीनों के अंदर से किसी एक को सिलेक्ट करना है, वहां पर प्रायोरिटी किसको देंगे? नॉन फॉर्मल को यहां पर। ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शन के अंदर हमारे को बोथ ऑप्शन दे रखा है, बोथ ऑप्शन किस किस का? नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल का, तब हमारे को क्या आंसर करना है? बोथ आंसर करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे पूछा जाएगा, कैसे आंसर देगा? ऑप्शन डिपेंडेंट आंसर देना है आपको कि अगर आपसे सिर्फ एक पूछा जा रहा है, तो हम प्रायोरिटी किसको देंगे? नॉन फॉर्मल को। और अगर बोथ ऑप्शन में दे रखा है नॉन फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो फिर प्रायोरिटी किसको देंगे? बोथ को देंगे अपन। क्लियर है? ऐसे कैसे क्वेश्चन लिखोगे, ऐसे कैसे ऑप्शन और ऐसे कैसे आंसर। लाइव वालों को आ गया क्या समझ में भाई? हुआ कंफ्यूजन दूर की? क्या करना है? इनफॉर्मल पढ़ा होगा आपने, लेकिन इनफॉर्मल करके मत आ जाना। प्रायोरिटी हम नॉन फॉर्मल को देंगे। और मान लो अगर नॉन फॉर्मल ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या करके आओगे? इनफॉर्मल करके आना फिर, है ना? अगर ऑप्शन में ही नहीं दे रखा हो, तो फिर इनफॉर्मल तो करना ही करना है हमारे को।
दिक्कत यहां तक किसी को? दिक्कत नहीं सर। एजुकेशन, टाइप्स ऑफ एजुकेशन हमारा यहां पर होता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक डालो, संपर्क की विधियां। संपर्क की विधियां। कॉन्टैक्ट मेथड या फिर इसको एक्सटेंशन टीचिंग मेथड भी कहते हैं। प्रसार शिक्षण की विधियां, दोनों नाम लिखोगे। लिखो सर, लिख लिया? लिखो लो। ये बटन बंद रखा करो यहां से, है ना? क्लास में अच्छा नहीं लगता रे, आदत बदलो फिर इसको। अच्छी आदतें थोड़ी है, ऐसे किसी का नहीं खुलता। लिख लिया? अब चलो सुनो, आपकी पोस्टिंग हो गई है। आपकी पोस्टिंग होने के बाद में सब सेंटर मिल गया आपको। सब सेंटर पे आप ही होल सोलो, है ना? आप ही इंचार्ज हो वहां के। ठीक है, हॉस्पिटल में जाते तो डॉक्टर साहब मिलते तो वो इंचार्ज होते। कोई भी प्रॉब्लम है तो वो उनकी, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर सब सेंटर के ऊपर जाओगे तो अगर प्रॉब्लम है तो वो आपकी प्रॉब्लम होगी। सरकार ने कह दिया कि एफएमडी का टीकाकरण करना है, तो एफएमडी का टीकाकरण करने के लिए आपको लोगों को अवेयर करना पड़ेगा पहले कि भाई ऐसे सरकार की तरफ से निःशुल्क एफएमडी का टीका लगाया जा रहा है और उस टीकों को लगवाने के ये तो फायदे हैं, और ये फायदे अगर हैं तो आप हमारे से टीका लगवाओ, हम पैसे नहीं ले रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको ऑनलाइन भी करना है, कान में टैग लगवाओगे तो ही हम टीका लगवाएंगे, वरना हम टीका नहीं लगाएंगे। ये चीजें आपको बतानी है लोगों को। नए नए गए हो लोग, आपको जानते नहीं, है ना? अब ये चीजें बताने के लिए आप लोगों को सिखाना चाह रहे हो, ये एज ए एक्सटेंशन वर्कर, प्रसार कार्यकर्ता के रूप में आप क्या क्या कर सकते हो। कोई भी दो लाइन बोलना चाहता है तो इसके अंदर आपकी नई नई पोस्टिंग हुई है, जस्ट कंडीशन इमेजिन करो कि नौकरी लग गई, पहुंच गए वहां पर, पहला काम ये दे दिया एफएमडी वाला। एलएसए के रूप में आपके दो सबसे बड़े काम है, एक तो वैक्सीनेशन का, एक एआई का। ठीक है, तो एआई तो पहले से कोई कर रहे होंगे वहां पर, एफएमडी के लिए वहां पर लोग पैसे लेते होंगे। आप सरकारी हो, आप पैसे ले नहीं सकते। लोगों को समझाना है, फिर भी आपको कैसे समझाओगे, क्या कहोगे उनसे, कैसे मिलोगे उनसे, कहां पर बैठे रहोगे? कहां पर? गांव में जैसे पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, 5-7 बूढ़िए बैठ जाते हैं दिन के अंदर टाइम पास करने के लिए, और आपके जैसे 10-15 और आके बैठ जाते हैं उनकी बातें सुनने के लिए। फिर वहां पर समझा देंगे हम। वहां पर जाकर आपने समझा दिया कि एफएमडी वैक्सीन लगाई हुई है, आप एफएमडी लगाओ, ये फायदा है, ये नुकसान है। फिर जैसे आप बताने की कोशिश करोगे फायदे, वो आपको बताएंगे नुकसान। कि साहब जैसे आप टीका लगा के जाते हो दूध उत्पादन घट जाता है, अब क्या बोलोगे? कन्विंस कैसे करोगे पशुपालक को? यही तो बात है। फिर क्या कहोगे? दूध तो कम हो जाएगा लेकिन बीमारी मिट जाएगी। बोले सर हर 6 महीने के अंदर ही आ जाती हो अब तुम, हर 6 महीने के अंदर एफएमडी के टीके लगाने आ जाते हो, कितने बार टीके लगवाए हम आपसे? फिर क्या बोलोगे? एफएमडी होगा तो, एफएमडी अगर होगा तो भी तो दूध उत्पादन में कमी आएगी। सरकार ने एफएमडी के ऊपर एनएडीसीपी, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम के अंतर्गत एफएमडी को शामिल किया है। उसका कारण यह है कि एफएमडी के अंदर जानवर मर नहीं रहा, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने एनएडीसीपी के अंतर्गत एफएमडी को शामिल किया। वो इसलिए किया है क्योंकि अगर एक जानवर के अंदर एफएमडी आ गई है तो इसका मतलब पहली बात तो वो बहुत सारे जानवरों को इन्फेक्टेड करेगा। दूसरी बात,
एफएमडी के द्वारा जो मिल्क प्रोडक्शन डाउन होता है वो जानवर के अंदर परमानेंट होता है कि 10 लीटर दूध देने वाला जानवर अगर एफएमडी हो गई है तो वो 8 लीटर ठीक होने के बाद में 8 लीटर से ज्यादा दूध नहीं देगा। तो जानवर के अंदर परमानेंट 2 लीटर का नुकसान हो गया। एक जानवर के अंदर अगर 2 लीटर का नुकसान हो गया तो इतने जानवरों में एफएमडी आई है तो कितने लीटर दूध का नुकसान होगा। पशुपालक का तो आर्थिक नुकसान हुआ ही हुआ, लेकिन देश को भी तो जीडीपी के अंदर योगदान हम दे रहे हैं 10%। उस जीडीपी के अंदर हमारा योगदान और भी ज्यादा कम हो गया। अब या दो ऑप्शन है पशुपालक के पास में, या तो वो एफएमडी की बीमारी को बुलाकर दूध उत्पादन परमानेंट 2 लीटर के लिए कम कर ले, या फिर हमारे पास वैक्सीन लगवाकर 3-4 दिन के लिए दूध थोड़ा सा कम कर ले। थोड़े से कम का मतलब ऐसा नहीं है कि 10 लीटर दूध देने वाला 5 लीटर देगा, 10 लीटर दूध देने वाला 8 लीटर दूध दे देगा, लेकिन वो 4-5 दिन बाद में वापस से नॉर्मल पे आ जाएगा। ये चीजें पशुपालक को बतानी पड़ेगी। फिर वो कहेगा आपसे कि साहब जैसे इंजेक्शन लगाते हो गले के अंदर गांठ बन जाती है ना। वो आपसे ज्यादा होशियार बैठा हुआ है, आपकी पहली पोस्टिंग है, आपने फील्ड में काम ही नहीं किया, फिर क्या कहोगे आप उससे। टीके लगाने के बाद में अगर बर्फ का सिकाव करोगे तो उस केस के अंदर ये गले के अंदर गांठ भी नहीं होती। फिर वो कहेगा साहब माँ का तो पिछली बार टीका लगा पाया था 2 भैंसा मर गई जी टीका लगाता ही। फिर क्या कहोगे। फिर ये कहोगे कि अगर भैंस मर गई टीका लगाने के दौरान तो मैं अपनी जेब से पैसे दूंगा आपको, इतनी तो सैलरी है ही नहीं अपनी। कैसे कन्विंस करोगे पशुपालक को इस चीज के लिए। अगले ने अपना लास्ट पत्ता फेंका ये वाला कि पिछले साल जब आप टीका लगाने आए थे, मतलब आपके स्टाफ वाले लगाने आए थे, तो गांव के अंदर 2 भैंसे मर गई थी, टीका लगाते ही मर गई थी। ये और था, भैंसे बीमार भी नहीं थी लेकिन टीका लगाते ही मर गई थी। अब क्या कहोगे आप। कुछ तो गड़बड़ है। किसके अंदर, टीके के अंदर या भैंस के अंदर। भैंस के अंदर क्या गड़बड़ रही होगी। चलो 1 लाख टीके अगर आप एफएमडी के लगाओगे तो उसके अंदर से हो सकता है एक जानवर की शॉक के कारण डेथ हो जाए। एक जानवर के अंदर 1 लाख के अंदर संभावना कितनी है, एक, है ना। लेकिन अगर एक जानवर के अंदर एफएमडी हो गया तो वो 80 से 90% जानवरों को संक्रमित करेगा ही करेगा। तो या तो एक जानवर मरवा लो जिसकी भी संभावना 1 लाख के अंदर एक है ना। गारंटी नहीं कि मरेगा ही मरेगा, हो सकता है एक। हम अपनी गलती मानते नहीं। अगर हमने गलत इंजेक्शन लगाया, हमारे गलत इंजेक्शन लगाने की वजह से अगर जानवर मर गया तो क्या हम पशुपालक को ये कहेंगे कि हमारे गलत इंजेक्शन लगाने से मरा है। नहीं, कई बार होता क्या है, हमारे को लगाना होता है डीपाईएम के बजाय वो गले के अंदर ही कहीं पे आईवी में घुस जाता है और हम डायरेक्टिव वैक्सीन उसके अंदर डालते हैं, जानवर शॉक के अंदर आता है और मर जाता है ना। इसीलिए डीपाईएम लगाते टाइम कभी भी आईएम इंजेक्शन लगाओ ना तो उससे पहले एक बार सिरिंज को पीछे खींचा करो ताकि हमारे को पता रहे कि आईवी तो नहीं लग गया कहीं, है ना। तो गलती हमारी होती है लेकिन अपन मानते नहीं। इस चीजों का विशेष रूप से ध्यान रखोगे। अब इन सारी चीजों को बताने के लिए, जैसे सर ने कहा कि हम चौपाल के ऊपर बैठे हुए हैं, किसी पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, तो वहां पर लोगों का समूह बैठेगा तो कहां वहां पर सब लोग आपसे हो जाएंगे क्या संतुष्ट, है क्या पॉसिबल ऐसा। नहीं। चलो 3 तरीके आपके पास में ये जानकारी लोगों को देने के लिए। गांव के अंदर 150 घर है, आप हर एक घर के अंदर जाओगे और वहां पर लोगों को समझाओगे कि ऐसे ऐसे एफएमडी का टीकाकरण आ रहा है, हम टीकाकरण करने वाले हैं, पैसे नहीं लेंगे, ये फायदे ये नुकसान। फिर दूसरे घर के अंदर गए, फिर तीसरे घर के अंदर, चौथे, पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 150 घरों के अंदर। पहला तरीका तो ये। दूसरा तरीका सर वाला है, ग्रुप के अंदर कोई लोग बैठे हुए थे और हमने ग्रुप वाले लोगों को जाकर जानकारी दे दी। तीसरा तरीका, आप कुछ ही नहीं करना चाह रहे थे, पत्रकार से जानकार था अपना, पत्रकार से अखबार के अंदर निकलवा दिया कि फलाना डेट से एफएमडी का टीकाकरण शुरू हो रहा है और टीका लगवाने के लिए प्रभारी से संपर्क करो। 3 तरीके हो गए। क्या माइक लगा हुआ कि चलो माइक लगवाने के लिए पैसे भी तो चाहिए ना। अरे नहीं होता गुरुजी, नहीं होता, लोगों को टाइम है क्या इतना। ठीक है 3 तरीके। चलो सर बोल रहे हैं माइक, सर के पास में पैसे थोड़े से फील्ड प्रैक्टिस से अच्छे कमा रहे थे, सर ने क्या किया, एक रिक्शा किराए पे लिया, उसके ऊपर लाउड स्पीकर और एक एम्पलीफायर लगवा दिया, रिकॉर्ड करवाया और पूरे गांव के अंदर मुनादी करवा दी भाई एफएमडी का टीकाकरण शुरू हो रखा है, और बीच बीच के अंदर गाने और चलवा दिए, है ना, लोगों को इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। सही है। ये 3 तरीके हैं आपके पास में। सबसे अच्छे तरीका कौन सा रहेगा जिसके अंदर लोगों को समझ में आएगा।
घर घर जाकर समझाने वाला। सबसे कम तरीका कौन सा जिससे लोगों को कम समझ में आएगा? आपने अखबार में छपा दिया, किसी ने पढ़ा हुआ, किसी ने नहीं पढ़ा, पढ़ गया तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा तो भी ठीक है, बात बराबर है। घर घर जाकर समझाने के अंदर टाइम कितना लगेगा? ज्यादा। जब तक आप घर घर जाकर समझाओगे तब तक तो एफएमडी का टीकाकरण का अभियान ही चला जाएगा हमारा। आपका समझाना खत्म होगा तब तक तो, है ना? क्योंकि कैंपेन के रूप में काम करते हैं अपन एफएमडी के अंदर। महीने 1.5 महीने के अंदर जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को वैक्सीन लगानी होती है। अब एक एक लोगों को घर पर जाकर समझाना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। फिर दूसरे घर में, फिर तीसरे घर में, टाइम हमारे को ज्यादा लगता है, लेकिन जो समझाया जाता है वो अच्छा समझाया जाता है। आज के टाइम पे अगर आपकी पूरी क्लास के अंदर मेरे को एक एक जने को एक एक चीज समझानी है, अगर मेरे को एक्सटेंशन नहीं पढ़ानी एक जने को, तो मैं इंडिविजुअल बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा उसको, लेकिन मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा। पहले एक को एक्सटेंशन, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। अभी आपको मैं एक ग्रुप के अंदर सिखा रहा हूँ, आधों को समझ में आती है, आधों को समझ में नहीं आती है। लेकिन साथ में ये वाले जैसे ऑनलाइन वाले चलते हैं, इनकी तो बातें चलो मैं देख भी लेता हूँ, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नहीं देख पाते, तो ऑनलाइन वाले कमेंट ही कर देते हैं कि हम तो लाइव वाले तो मर गए सर आपके लिए। हालांकि मरते नहीं है, इनमें से कोई नहीं मरने वाला, मेरे को पता है, लेकिन कमेंट तो कर ही देते हैं। ठीक है, तो क्लास की एक लिमिट है। 70 जने बैठे हो तुम यहाँ पर, ऑनलाइन के अंदर लिमिट नहीं है कोई भी। 1 लाख जने भी क्लास तक देख सकते हो और हमारे को फर्क ही नहीं पड़ेगा कि देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो इस चीज से भी। ठीक है, समझाना सबसे अच्छा होगा जब आप व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हो, उससे कम अच्छा होगा जब आप समूह के रूप में मिल रहे हो, और उससे भी कम अच्छा होगा जब आप बहुत बड़े समूह के रूप में यानी मास रूप में मिल रहे हो। ठीक है, लेकिन टाइम की अगर बात करते हैं तो व्यक्तिगत रूप से मिल रहे हो तो टाइम ज्यादा लगेगा, ग्रुप के अंदर उससे कम लगेगा, और मास के अंदर सबसे कम लगेगा। ठीक है, अब आओ टॉपिक के ऊपर। कॉन्टेक्ट मेथड की अगर बात करते हैं तो कॉन्टेक्ट मेथड 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? सबसे पहले आती है व्यक्तिगत संपर्क विधि। कौन सी विधि? व्यक्तिगत संपर्क विधि। दूसरे नंबर पे आती है समूह संपर्क विधि। कौन सी संपर्क विधि? समूह संपर्क विधि। और तीसरे नंबर पे आती है मास संपर्क विधि। इसको बोलते हैं मास कांटेक्ट मेथड, इसको बोलते हैं ग्रुप कांटेक्ट मेथड, और इसको बोलते हैं इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड। कांटेक्ट मेथड। तो संपर्क की या प्रसार शिक्षण की कितनी विधियां हैं? 3। सबसे पहले, दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छी विधि कौन सी है संपर्क की, तो सबसे अच्छी विधि समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइम? समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टाइम हमारा चाहे लग जाए, लेकिन हमारे को टाइम को भी ध्यान रखना है, क्योंकि डिपार्टमेंट के काम ही करने हैं और भी, है ना? आप 1 महीने तक लोगों को समझाने में लग रहे हो, पीछे हॉस्पिटल बंद करके थोड़ी जाओगे। आपका हॉस्पिटल बंद हो गया तो फिर लोग शिकायत करेंगे। लोग ये थोड़ी जानते हैं कि भाई आप समझाने के लिए गए हुए हो। लोगों को चाहिए काम, कि आप काम क्या कर रहे हो। ऑफिस वालों को चाहिए काम। आप ये थोड़ी को कि साहब 1 महीने से तो मैं समझा रहा हूँ एफएमडी, तो फिर बाद में लगाऊंगा मैं। ठीक है, तो सबसे अच्छी, जिससे सबसे अच्छा समझ में आता है, वो कौन सी विधि है? व्यक्तिगत संपर्क विधि। व्यक्तिगत संपर्क विधि की अगर बात करते हैं तो आप अलग अलग तरीके अपना सकते हो। अलग अलग तरीकों की अगर बात करते हैं, सबसे पहला फार्म या होम विजिट। किसी का फार्म हाउस था, उसके ऊपर चले गए या उसके घर के ऊपर चले गए, तो आप इंडिविजुअल रूप से समझा के आओगे। लेकिन अगर बात करते हैं फील्ड विजिट की, फील्ड के अंदर आप सुबह से लेकर शाम तक बहुत सारे लोगों से मिलते हो, तो वो अपने आप में कौन सी विधि के अंतर्गत आएगा? समूह संपर्क विधि। तो फार्म विजिट या होम विजिट तो कौन सी संपर्क विधि होती है? व्यक्तिगत संपर्क विधि। जबकि फील्ड विजिट कौन सी कैटेगरी में आती है? समूह संपर्क विधि के अंतर्गत आती है। दिक्कत यहां तक? इसके अलावा क्या क्या कर सकते हो आप ऑफिस कॉल कर सकते हो, अपने ऑफिस में बैठकर। आप पर्सनल कॉल कर सकते हो किसी इंडिविजुअल को अपने मोबाइल से, या फिर आप पर्सनल लेटर लिख सकते हो किसी इंडिविजुअल को। लेटर। वर्तमान के अंदर टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से आप एक साथ ग्रुप के अंदर कांटेक्ट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर बात करें, कोई ग्रुप बना हुआ अगर आपका, तो आप एक बार में सबको वीडियो कॉल कर सकते हो, कॉल भी कर सकते हो।
तो वो तो आएगा ग्रुप कॉन्टेक्ट के अंदर। लेकिन नॉर्मल कॉल की अगर बात करते हैं, नॉर्मल लेटर की अगर बात करते हैं, तो हम एक टाइम पे एक ही आदमी से बात करते हैं, इसलिए कौन सी कैटेगरी में आती है? इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर। क्लियर? समूह संपर्क विधियों की अगर बात करते हैं तो समूह संपर्क विधियों के अंदर फील्ड विजिट के बाद में दूसरी आती है मीटिंग। मीटिंग को हम बोलते हैं सभा। क्या बोलते हैं? सभा। आप एफएमडी के बारे में जानकारी देना चाहते हो, गांव के अंदर आपने कह दिया कि फलाना दिनांक, फलाना समय और फलाना स्थान पर हम एक मीटिंग का आयोजन कर रहे हैं और इसके अंदर इस विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है? पूरे गांव के अंदर बुलवा दिया आपने, बोल दिया, कोई भी मिल जाता था बोल दिया आपने, और उस निश्चित समय, दिनांक और स्थान के ऊपर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाएंगे। हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे? आप कितने बोलो नहीं होंगे? ऐड करना है एक कि नाश्ता भी करवाएंगे, तो फिर वो ऐड होंगे फिर आपके पास में ना, पोकट के नाश्ते के लिए आ जाएंगे वो कहीं पे भी। ठीक है। मीटिंग के बाद में अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे आता है डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन को हम बोलते हैं प्रदर्शन। इसके बाद में आता है हमारे पास में ग्रुप डिस्कशन। इसको बोलते हैं समूह चर्चा। क्या बोलते हैं? समूह चर्चा। ग्रुप डिस्कशन के बाद में अगर आता है तो हमारे पास में आती है डिबेट। डिबेट, इसको हम बोलते हैं वाद विवाद। क्या बोलते हैं? वाद विवाद। डिबेट के बाद में आता है हमारे पास में सिंपोसियम। इसको बोलते हैं विचार गोष्ठी। क्या बोलते हैं? विचार गोष्ठी। विचार गोष्ठी के बाद में आता है पैनल। क्या आता है? पैनल। उसके बाद में आता है फोरम। क्या आता है? फोरम। और फोरम के बाद में आता है बज ग्रुप। 8वें नंबर पे कौन सा ग्रुप? बज ग्रुप। बज ग्रुप। 9वें नंबर पे अगर बात करते हैं तो कार्यशाला, वर्कशॉप, और 10वें नंबर पे अगर बात करते हैं तो सम्मेलन, जिसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस। तो ये सारे के सारे समूह संपर्क की कौन सी विधियों में आती है? ग्रुप कॉन्टेक्ट, समूह संपर्क के अंदर, क्योंकि लोगों के समूह के साथ में एक साथ आप संपर्क कर सकते हो। क्वेश्चन सिंपल सा पूछा जाएगा, एक कोई सी भी लाइन इसके अंदर से उठा दी जाएगी और पूछी जाएगी संपर्क की निम्न में से कौन सी विधि है? इंडिविजुअल, ग्रुप, मास या उपरोक्त में से सभी या उपरोक्त कोई नहीं। क्लियर? या फिर 4 ऑप्शन इन्हीं के अंदर से दिए जाएंगे आपसे और आपसे पूछा जाएगा निम्न में से ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड कौन सा है, इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड कौन सा है, या मास कॉन्टेक्ट मेथड कौन सा है। क्लियर है पहली बात? अगर बात करते हैं अपन तीसरे नंबर पे, जहां पर अपने पास में मास कॉन्टेक्ट मेथड आता है, वहां पर हम उपयोग करते हैं विभिन्न प्रकार की मीडिया का। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें नंबर 1 प्रिंट मीडिया। प्रिंट मीडिया जिसके ऊपर छपकर कोई चीज जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें अखबार हो गया, न्यूज़पेपर के अंदर आपने खबर दे दी, किसी मैगजीन के अंदर दे दी, आपने कोई लीफलेट बंटवा दिया, आपने कोई पंपलेट बंटवा दिया, ये सारे के सारे कौन से कैटेगरी में आते हैं? मास कॉन्टेक्ट के अंदर। ठीक है? जैसे नॉर्मली अगर बात करें किसी कोचिंग वाले को अगर अपना प्रचार प्रसार करना होता है तो वो 1000 पंपलेट छपवा लेगा और किसी आदमी को दे देगा कि इतने पंपलेट बांट देगा तो मैं तेरे को इतने पैसे दूंगा। तो वो आदमी खड़ा हो जाएगा किसी भी चौराहे पर, हर आने जाने वाले को वो पंपलेट देगा। आप भी जब लोगे तो एक बार तो देखोगे तो सही भी क्या दे रहा है, पढ़ लोगे, इतना ही संपर्क हो चाहता है बस आपसे। दूसरे नंबर पे आती है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, अगर आपके पास में पैसे ज्यादा हैं तो आप टीवी का इस्तेमाल करोगे या फिर रेडियो का इस्तेमाल कर लोगे? टीवी। कोई सीरियल चल रहा था, सास बहू वाला सीरियल चल रहा था, हमारे को पता है कि बहुत ज्यादा देखती है औरतें, आपने उसके बीच के अंदर ऐड दिलवा दिया साहब, एफएमडी का टीकाकरण करवा लो। ठीक है? एफएम गाड़ी चलाते टाइम पे एफएम काफी सुनते हैं, खर्चा पैसा कम था हमारे पास में, टीवी वाला तो चल नहीं पाया, एफएम वाले को बोल दिया भाई एक बार हमारा बोल देना कि भाई पशुपालन विभाग के द्वारा टीके चलाए जा रहे। ठीक है? कौन सा मीडिया? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तीसरे नंबर पे अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पे जिसका इस्तेमाल आप सबसे ज्यादा आप करते हो वो है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया के अंदर आप मेरे से ज्यादा जानते हो, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ट्विटर वगैरह सारे के सारे आ गए आपके पास में। ठीक है?
इसके अलावा चौथे नंबर पे आती है एग्जीबिशन, इसको बोलते हैं प्रदर्शनी। इसके बाद में आते हैं पशु मेले, मेले व प्रतियोगिताएं। तो पशु मेले के अंदर भी आपको पता है कि बहुत सारे लोग आते हैं, है ना। ये सारे के सारे कौन से मेथड के अंतर्गत आती है? मास कांटेक्ट। मास कांटेक्ट का मतलब है कि बहुत सारे लोगों से एक साथ संपर्क करना, जहां पर कोई लिमिट नहीं हो, 1000 2000। ग्रुप कांटेक्ट का मतलब है कि 50 60 लोगों तक हम संपर्क कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। सारे के सारे कांटेक्ट मेथड आपको याद होने चाहिए नाम के साथ में। नाम से मतलब कि कौन सा कांटेक्ट मेथड किसके अंदर आता है, ये हमारे को पता होना चाहिए। फिर डिटेल के अंदर बात करेंगे हम इनकी, कि भाई ये जो चीजें नाम हमने लिखे हैं ये होते क्या हैं, ये हमारे को इंडिविजुअल लिखने हैं। कैसे लिखेंगे इसकी बात अपन आगे करेंगे, पहले ऐसे कैसे उतारोगे? बेटी की नहीं बेटी? बेटी थोड़ी थोड़ी, पूरी पूरी बैठेगी सर, टेंशन मतलब। पीछे वालों को दिख रहा है थोड़ा? नहीं दिख रहा? बड़ा करते। पहले इतना बनाओ, फिर उसके बाद में बात करते हैं। बातें नहीं करोगे सर? क्या बोल रहा था? मेरे से बोल लिया करो, तुम मेरे से बात किया करो ना तुम। मेरे को कितना अकेलापन फील होता है मेरे से किया करो ना बात तुम। एक्सटेंशन एनाटॉमी के अलावा आता नहीं मेरे को कुछ बोलना। पड़ोसी से बात करोगे, भक्के पड़ोसी से बात करोगे। खड़े हो, पीछे बैठो, चलो जाओ, पीछे बैठो, खड़े हो जाओ। आप भी खड़े हो, पीछे जाओ। हाँ, पीछे। मैं ये थोड़ी कर रहा हूँ बोला, ये तो प्यार है मेरा तेरे से, इसलिए बोल रहा हूँ, पीछे जाओ। अरे जस्ट इसके पीछे वाले पे बैठना, ज्यादा दूर नहीं। हाँ यहाँ पर आ गया, यहाँ पर चल, तू ज्यादा प्यारा है। फर्स्ट नंबर पे आ। किसको इधर? हाँ यहाँ पर बैठ। बैठा हो भी भाई को, लिख यहाँ पर। सर लिखने के लिए कहा है, फोटो वोटो तो बाद में खींच लेना। दिख नहीं रहा? नहीं दिख रहा तो बताओ, आगे बैठा हूँ आपको। दो घंटे छोड़ दिया हमने।
गुड मॉर्निंग। क्लास चल रही है, शांति से बैठे रहो यहाँ पे, ठीक है ना? आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी क्लास के अंदर से, ठीक है? क्या हाल है सुदामा? किसने परेशान किया तेरे को, मेरे को बता। किसने किया? नहीं देखा। देखो सुदामा धमका रहा है मेरे को, क्या मैं देखूंगा सर आपको? कैसे हो सर? अरे लिख लिया सबने? आराम से लिखो, आराम से। ये सोशल मीडिया में WB क्या होती है? विकिपीडिया तो WP होता। अच्छा, विकिपीडिया सोशल मीडिया में आता है क्या? स्नैपचैट नहीं लिखा अभी तक मैंने इसमें। गूगल होता है ना, उसके ऊपर सब जानकारी मिल जाती है अपने को, है ना? नाम तो सारे जानता हूं मैं, चलाता कोई सही नहीं इनमें से, व्हाट्सएप के अलावा। सोशल मीडिया से जितना दूर रहोगे, सिलेक्शन के उतने पास रहोगे, ध्यान रख लेना, ये हकीकत है। किताब लेके 1 घंटे बैठने में जोर आता है, लेकिन फोन के अंदर रील देखते हुए कब 1 घंटा निकल जाता है अपने को पता नहीं लगता, है ना? और अंबानी जी की कृपा से नेट बहुत फ्री है हमारे पास में। अगर 5G पैक ले रखा है तो अनलिमिटेड है, 100-200 GB तक काम में ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इतने ठाले नहीं बनना हमारे को। ग्रुप डिस्कशन को समूह चर्चा करना। सबसे सस्ता प्रचार है इंडिविजुअल कांटेक्ट मेथड। आपको पैसे लगाने की जरूरत नहीं, पैदल पैदल घूमो आराम से। क्या कर रहे हो? रील रील बनाने के लिए आप में लखन भी तो होने चाहिए ना पहले, और फिर देखने के लिए आपके पास में फॉलोवर्स भी चाहिए, है ना? तो सबसे सस्ता तो ये है कि घर घर जाएं हम और लोगों को समझाएं कि भाई ऐसे क्या करो तुम, है ना? टाइम लगेगा लेकिन लोग समझ जाएंगे।
क्या? हाँ ये भी कर ही सकते हो वहां पर, लेकिन शादी जैसे माहौल के अंदर वो एफएमडी का नाम सुनना नहीं चाहेंगे। भंडारे के अंदर तो लोगों का ध्यान जीमने में ही लगा रहता है यार। वहां पर पड़ोसी चाहे कुछ ही बोल रहा हो, कोई मतलब नहीं है, फटाफट गर्म पूड़ी लेके आ रहे भाई। सोच सकते हो ना, आपकी इच्छा है। हमने आपको तरीके बताए, आप फील्ड में कौन सा तरीका काम में लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो आपकी इच्छा है। लिख लिया सबने? ठीक है। इंडिविजुअल कॉन्टेक्ट मेथड्स की अगर बात करते हैं तो फार्म विजिट, होम विजिट, ऑफिस कॉल, पर्सनल लेटर, ये सारी की सारी चीजें आप जानते हो, इसलिए अपन इनके बारे में लिखेंगे नहीं। ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर सबसे पहले लिखा है फील्ड विजिट। फील्ड विजिट का मतलब है कि सुबह से लेकर शाम तक जिन जिन लोगों के संपर्क में हम आए उन लोगों को हमने ज्ञान दे दिया, इसलिए इसको किसके अंदर रखा है? ग्रुप कॉन्टेक्ट मेथड के अंदर। अंडरलाइन करोगे फार्म विजिट और फील्ड विजिट को। क्वेश्चन पूछा जाएगा फार्म विजिट कौन सा कॉन्टेक्ट मेथड है और फील्ड विजिट कौन सा कॉन्टेक्ट मेथड है। अंडरलाइन करोगे फार्म विजिट को और फील्ड विजिट को। फार्म विजिट और फील्ड विजिट दोनों को अंडरलाइन करोगे। कर लिया? सेकंड नंबर पे कौन सी आती है? मीटिंग या सभा। हेडिंग डालोगे नीचे मीटिंग या सभा। मीटिंग या सभा लिखो इसके अंदर, लिखो किसी योजना की जानकारी देने के लिए किसी योजना की जानकारी देने के लिए निश्चित स्थान, समय तथा दिनांक पर सभा का आयोजन किया जाता है। सभा का आयोजन किया जाता है। किसी योजना की जानकारी देने के लिए निश्चित स्थान, समय और दिनांक पर मीटिंग या सभा का आयोजन किया जाता है। ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है मीटिंग के बाद में? एग्जीबिशन या डेमोन्स्ट्रेशन। सेकंड नंबर पे लिखोगे डेमोन्स्ट्रेशन। प्रदर्शन। प्रदर्शन लिख लिया? देखो उधर, मीटिंग के लिए कोई नहीं पूछता हमारे से, प्रदर्शन के बारे में हमारे से पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है। प्रदर्शन की अगर बात करते हैं तो प्रदर्शन 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार। 3 प्रकार के अंदर सबसे पहला आता है विधि प्रदर्शन, दूसरे नंबर पे आता है परिणाम प्रदर्शन, और तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त प्रदर्शन। पहले नंबर पे कौन सा है? विधि प्रदर्शन, इसको बोलते हैं मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। दूसरे नंबर पे आता है परिणाम प्रदर्शन, इसको बोलते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। और तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त प्रदर्शन, इसको बोलते हैं जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन। क्या बोलेंगे? जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन। मतलब समझो इनका। ठीक है। प्रदर्शन का मतलब है कि कोई चीज दिखाना आप चाहते हो। ठीक है। पहले नंबर पे आती है विधि प्रदर्शन,
विधि प्रदर्शन के अंदर कोई विधि, क्रिया अथवा प्रणाली को आप स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओगे और उसके बाद में पशुपालकों से कहोगे कि भैया अब आप करके दिखाओ मेरे को ये। जहां पर पशुपालक गलती करेगा वहां पर उस गलती को सुधारोगे आप। ऐसे प्रदर्शन को अपन क्या कहेंगे? विधि प्रदर्शन। यानी कि विधि प्रदर्शन के अंदर प्रसार कार्यकर्ता किसी विधि, क्रिया अथवा प्रणाली को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाना मेरे को, लाइन टू लाइन करके दिखाना है और उसके बाद में पशुपालकों से बोलना है कि भैया अब तू करके दिखा, और जहां पर वो गलती करेगा उस गलती को हमारे को सुधारना है। समझ में आ गया क्या होगा विधि प्रदर्शन? परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन के अंदर पुरानी रूढ़िवादी विधि और नई उन्नत विधि के बीच में तुलना की जाती है। पुरानी कोई विधि थी, नई कोई विधि है, हम दोनों के बीच में तुलना करेंगे और तुलना करने के बाद में परिणाम दिखाएंगे भाई रिजल्ट क्या है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, हमारे पास में बीज है, एक तो देसी बीज जो पशुपालक अपने पास में रखता है, दूसरा हम उन्नत बीज लेके आए, उन्नत किस्म का बीज लेके आए, संकर बीज लेके आए, और हमने पशुपालक को कहा कि भैया हमारे वाले बीज ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। पशुपालक ने कह दिया कि नहीं नहीं हमारे वाले ही करते हैं साहब। बोला ऐसा अगर तेरे पास में जमीन तो ही आधे हमारे बीज उगा ले, आधे तेरे बीज उगा ले, ठीक है, लास्ट के अंदर काट के देख लेना भाई किसके अंदर ज्यादा होता है। सारा सब कुछ उसने किया, करने के बाद के अंदर फिर उसने क्या किया, लास्ट के अंदर जब गेहूं निकलवाए तो गेहूं के अंदर देखा कि देसी बीजों से तो 3 बोरी हो रही थी और जो संकर बीज थे उनसे 5 बोरी हो रही थी। लास्ट में देखा गया उन्होंने परिणाम, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? परिणाम प्रदर्शन। तो परिणाम प्रदर्शन के अंदर पुरानी रूढ़िवादी विधि तथा नई व उन्नत विधि के बीच में तुलना की जाती है। क्या करते हैं? तुलना, कंपैरिजन करेंगे यहां पर। और तुलना हमेशा समान परिस्थितियों के अंदर करी जाती है। किसके अंदर? समान परिस्थितियों के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल सुनो, मैं पढ़ाता हूं, मनीष जी पढ़ाते हैं, जादौन सर भी पढ़ाते हैं आपको ना, कल्चर पढ़ा रहे हैं शायद अभी, ठीक है, सबसे अच्छा कौन पढ़ाता है? आप इस चीज को कंपेयर नहीं कर सकते। अभी मैं पशुपालन अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन अगर मेरे को हिस्ट्री पढ़ाने के लिए कहा जाए तो क्या मैं मनीष सर जितनी अच्छी पढ़ा सकता हूं? जादौन सर जितनी कल्चर? मनीष सर कितनी अच्छी हिस्ट्री पढ़ा सकते होंगे, लेकिन क्या मेरे जितना पशुपालन पढ़ा सकते हैं? नहीं। आप तुलना नहीं कर सकते। आप हमारे को कोई अलग टॉपिक दो, आपने गणित का कोई सा भी एक टॉपिक हमारे को दे दिया और तीनों को बोल दिया कि ये गणित का टॉपिक है और ये टॉपिक आपको पढ़ाना है, ठीक है, टॉपिक सेम है। अब मैं अलग तरीके से पढ़ाऊंगा, मनीष जी अलग तरीके से पढ़ाएंगे, जादौन सर अलग तरीके से पढ़ाएंगे। अब आप बता सकते हो कि किसने ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ाया। तो तुलना जो की जाती है वो हमेशा समान परिस्थितियों के अंदर की जाती है, तभी आपको रिजल्ट का पता लगेगा। अगर आपने समान परिस्थितियां नहीं रखी तो आपका रिजल्ट गलत हो जाएगा। तो परिणाम प्रदर्शन के अंदर पुरानी रूढ़िवादी विधि और नई उन्नत विधि के बीच में तुलना की जाती है, लेकिन वो तुलना हम करते हैं किसके अंदर? समान परिस्थितियों के अंदर, ठीक है। तीसरे नंबर पे आता है संयुक्त प्रदर्शन। संयुक्त प्रदर्शन का मतलब है कि विधि भी होनी चाहिए और परिणाम भी होना चाहिए, लेकिन तुलना किसी से भी नहीं करनी है। यानी कि वो प्रदर्शन जिसके अंदर विधि और परिणाम दोनों का समावेश होता है लेकिन तुलना किसी से भी नहीं की जाती, क्या कहलाता है? संयुक्त प्रदर्शन। जहां पर पुरानी विधि और रूढ़िवादी विधि और नई उन्नत विधि के बीच में तुलना की जाती है वो क्या कहलाती है? और जहां पर किसी क्रिया प्रणाली अथवा कार्य प्रणाली को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाते हैं वो क्या कहलाती है? विधि प्रदर्शन, ठीक है। विधि प्रदर्शन के अंदर आप कोई विधि, क्रिया अथवा प्रणाली को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओगे और फिर पशुपालक से करने के लिए कहोगे। इसका मतलब कि जब तक पशुपालक खुद नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। हमारे से पूछा जाता है कि विधि प्रदर्शन किसके सिद्धांत पर आधारित है? ये लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। किसके ऊपर? लर्निंग बाय डूइंग। कि जब तक वो खुद नहीं करेगा तब तक वो सीखेगा नहीं। दूसरे नंबर पे आता है परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन के अंदर पुरानी रूढ़िवादी विधि और नई उन्नत विधि के बीच में तुलना करेंगे और जो रिजल्ट आएगा उसको देखा जाएगा। जब तक पशुपालक अपनी आंखों से रिजल्ट नहीं देखेगा वो आपके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। इसीलिए परिणाम प्रदर्शन किसके ऊपर आधारित है? देखकर विश्वास करना। ज्वाइंट डेमोन्स्ट्रेशन के अंदर विधि और परिणाम दोनों का समावेश होता है, इसलिए ये दोनों के ऊपर ही आधारित है, लर्निंग बाय डूइंग के ऊपर भी और देखकर विश्वास करने के ऊपर भी। क्लियर है? क्वेश्चन पूछा जाता है शिक्षण की सबसे पुरानी और उपयोगी विधि कौन सी है? शिक्षण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है और उपयोगी विधि भी कौन सी है? विधि प्रदर्शन कैसे? अच्छा, ये कोचिंग स्कूल वाले मैटर तो अब चले, पुराने टाइम पे क्या चला करते थे? गुरुकुल, है ना। याद करो महाभारत, महाभारत के अंदर अर्जुन, अर्जुन के अंदर द्रोणाचार्य,
द्रोणाचार्य किताब लेके थोड़ी बताता था कि भाई अर्जुन देख ऐसे ऐसे बाण होता है, ऐसे एंगल होता है, ऐसे कुछ नहीं। द्रोणाचार्य ने खुद पकड़ा, उसके बाद में बाण को चढ़ाना कि देख अर्जुन ऐसे करते हैं। अर्जुन ने देखा, देखने के बाद में द्रोणाचार्य ने छोड़ा, फिर अर्जुन को कहा कि भैया अब तू करके दिखा। अर्जुन ने जहां पर गलती करी वहां पर द्रोणाचार्य ने उसके अंदर क्या किया, सुधार किया, तभी जाके अर्जुन इतना अच्छा धनुर्धर बना। कोई थ्योरेटिकल चीजें थी क्या वहां पर? नहीं, वहां पर टोटल प्रैक्टिकल चीजें थी कि जिसको जो सिखाना है वही सिखाया जाएगा, फालतू बातें नहीं सिखाई जाएगी। वर्तमान के अंदर करते क्या है, आपको पता है एलएसए की तैयारी कर रहे हो आप, एलएसए की नौकरी के अंदर आपसे कौन पूछेगा कि महाराणा प्रताप कौन था, लेकिन फिर भी पढ़ रहे हैं हम, एग्जाम तो पास करनी है ना। तो हम आजकल थ्योरेटिकल चीजों के ऊपर ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं बजाय प्रैक्टिकल चीजों के ऊपर। तो शिक्षण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? विधि प्रदर्शन, जहां पर चीजों को पहले करके दिखाया जाता था स्टेप बाय स्टेप, और फिर अगले को बोला जाता था कि अब आप करोगे इस चीज को, है ना। और वही सबसे अच्छी विधि होती थी। इसीलिए ये तीनों ऑप्शन अगर आपको दिए जाए और पूछा जाए कि सबसे अच्छा प्रदर्शन कौन सा होता है, तो विधि प्रदर्शन। दिक्कत यहां तक किसी को बैठी कि नहीं बैठी? लिखोगे तब ज्यादा बैठेगी। हेडिंग डालिए डेमोन्स्ट्रेशन या प्रदर्शन, और लिखोगे इसके अंदर 3 प्रकार का होता है। लिखोगे 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। नंबर 1 लिखोगे विधि प्रदर्शन या मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, विधि प्रदर्शन या मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, विधि प्रदर्शन या मेथड डेमोन्स्ट्रेशन। विधि प्रदर्शन या मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, लिखो इसके अंदर। इसमें प्रसार कार्यकर्ता, इसमें प्रसार कार्यकर्ता, इसमें प्रसार कार्यकर्ता, प्रसार कार्यकर्ता किसी विधि, क्रिया अथवा प्रणाली को, इसमें प्रसार कार्यकर्ता किसी विधि, क्रिया अथवा प्रणाली को क्रमबद्ध तरीके से, ब्रैकेट में लिखोगे स्टेप बाय स्टेप, करके दिखाता है। इसमें प्रसार कार्यकर्ता किसी विधि, क्रिया अथवा प्रणाली को क्रमबद्ध तरीके से स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता है, करके दिखाता है, तथा उसके पश्चात, तथा उसके पश्चात, तथा उसके पश्चात, तथा उसके पश्चात पशुपालकों से करने के लिए कहता है, तथा उसके बाद पश्चात पशुपालकों से करने के लिए कहता है, तथा उसके बाद पशुपालकों से करने के लिए कहता है। कौन सा प्रदर्शन होगा? विधि प्रदर्शन होगा। ठीक है, लिखो। शिक्षण की सबसे पुरानी, शिक्षण की सबसे पुरानी व सरल विधि, शिक्षण की सबसे पुरानी व सरल विधि होती है, यह है। शिक्षण की सबसे पुरानी व सरल विधि है। ठीक है, किसके ऊपर आधारित है? करके सीखना। नेक्स्ट लाइन लिखो, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है। करके सीखना या लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत पर आधारित है।
फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, नाकारा पशुओं में बधियाकरण, बधियाकरण, पशुओं को मुंह से दवाई पिलाना, नाकारा पशुओं में बधियाकरण, पशुओं को मुंह से दवाई पिलाना, पशुओं को मुंह से दवाई पिलाना। तीसरा एग्जांपल लिख लो, मशीन से दूध निकाल के दिखाना, मशीन से दूध निकाल के दिखाना, मिल्किंग मशीन होती है ना, उससे दूध निकाल के दिखाना, मशीन से दूध निकाल के दिखाना, मशीन से दूध निकालकर दिखाना। ठीक है, आप कास्ट्रेशन करना चाहते हो तो कास्ट्रेशन के लिए आपने लोगों के समूह को इकट्ठा कर लिया है, आप एक बछड़ा लेकर आए हो, बछड़े के अंदर आपने कास्ट्रेशन करके दिखाया पहले एक टेस्ट चीज का, और उसके बाद में पशुपालकों के समूह के अंदर से किसी को कहा कि अब तू करके दिखा मेरे को। जब उसने करके दिखाया तो गलतियां करी होगी, गलतियों को आपने सुधारा, सुधारने के बाद में उसने बिल्कुल सही तरीके से कास्ट्रेशन कर दिया। अब वो इस चीज को भूलेगा नहीं, क्यों? क्योंकि उसने खुद के आंखों से, खुद के हाथों से किया है उसने। इसीलिए कहा है कि किसके सिद्धांत पर आधारित है? करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। पशुओं के अंदर दवाई पिलाने की अगर बात करते हैं तो ड्रेंचिंग बोलते हैं, मुंह से दवाई पिलाना। अब ड्रेंचिंग के अंदर करते क्या है कि पशुपालक पशु की जीभ को पकड़कर बाहर खींच लेता है। जैसे ही पशुपालक जीभ की पकड़कर बाहर खींचता है तो पशु रुक जाता है वहां पर, है ना, और मुंह भी खुला रखेगा। क्यों रखेगा? क्योंकि जीभ बाहर की तरफ खींचोगे तो एक साइड से ही तो खींचोगे, सामने की तरफ से तो खींच नहीं सकते। साइड के अंदर से खींचोगे तो प्रीमोलर और मोलर के बीच में जीभ आ जाएगी। अगर पशु मुंह बंद करने की कोशिश करेगा तो जीभ के अंदर दर्द होगा, इस वजह से वो मुंह बंद करेगा ही नहीं। लेकिन जीभ को बाहर निकाल कर रखने का नुकसान ये होगा कि यहाँ पर लेरिंग्स और इसोफेगस दोनों ओपन हो जाएगी, और आप जो दवाई डालोगे वो जानी कहां पर चाहिए थी? इसोफेगस के अंदर, पेट तक पहुंचानी थी हमारे को, लेकिन वो कहां तक पहुंच जाएगी? लंग्स तक पहुंच जाएगी, वहां पर हो जाएगा ड्रेंचिंग निमोनिया। इसलिए पशुओं के अंदर दवाई देते टाइम पे कभी भी जीभ को नहीं पकड़ना चाहिए। अब इस चीज को दिखाना पड़ेगा, लेकिन पहले पशुपालकों को और फिर पशुपालकों को। दवाई नहीं, पानी पिला के दिखवा दो, क्या दिक्कत है ना? पशु को कैसे बांधते हैं, उसके बाद में पशु को कैसे पकड़ना है, नीचे से पकड़ना है, नीचे के बाद के अंदर अंगूठे को ऊपर रखेगा तो पशु का जो हार्ड पैलेट है वो अंगूठे को टच करेगा, उसके वजह से पशु मुंह बंद नहीं करेगा। साइड के अंदर से बोतल को डालो आप, लेकिन जीभ को फ्री रखो। जितना जीभ को फ्री रखोगे पशु को निगलने के अंदर उतनी ही आसानी होगी। इसके अलावा आपके पास में मिल्किंग मशीन लगा रखी है, आपके पास में बड़ी डेयरी थी, आपने पशुपालकों के समूह को बुलाया और देखो भाई दूध कैसे निकालते हैं। थनों को पहले ऐसे साफ करना है, टीट कप को लगाना है, पल्सेटर को चालू करना है, इतना प्रेशर रखना है, इतनी पल्स रखनी है, और इतने टाइम में दूध निकल जाएगा। दूध निकलने के बाद में मशीन को हटाना कैसे है, वापस से कैसे धोना है, हर एक विधि को स्टेप बाय स्टेप करके दिखाओगे और उसके बाद में पशुपालकों से करने के लिए कहोगे। कौन सा प्रदर्शन कहलाएगा? विधि प्रदर्शन कहलाएगा। क्लियर है? किसके ऊपर आधारित होगा? लर्निंग बाय डूइंग के सिद्धांत के ऊपर। और शिक्षण की सबसे पुरानी और सरल विधि भी कौन सी है? विधि प्रदर्शन। पुराने टाइम पर ऐसे ही सिखाते थे। ठीक है, सेकंड नंबर पे लिखो परिणाम प्रदर्शन। सेकंड नंबर पे लिखो परिणाम प्रदर्शन। परिणाम प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, परिणाम प्रदर्शन या रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। परिणाम प्रदर्शन की अगर बात करते हैं तो परिणाम प्रदर्शन के अंदर पुरानी रूढ़िवादी विधि जो पुराने टाइम से चलती आ रही है की तुलना करेंगे हम नई व उन्नत विधि से। इन दोनों के बीच में क्या करेंगे? तुलना। और तुलना जो की जाएगी वो किसके अंदर की जाएगी? समान परिस्थितियों के अंदर। किसके अंदर? समान परिस्थितियों के अंदर। ठीक है, किसके ऊपर आधारित होकर ये? देखकर विश्वास करना। लिखो इसके अंदर परिणाम प्रदर्शन के अंदर, इसमें पुरानी रूढ़िवादी विधि, इसमें पुरानी रूढ़िवादी विधि
इसमें पुरानी रूढ़िवादी विधि तथा नई व उन्नत विधि। इसमें पुरानी रूढ़िवादी विधि, इसमें पुरानी रूढ़िवादी विधि तथा नई व उन्नत विधि। इसमें पुरानी रूढ़िवादी विधि तथा नई व उन्नत विधि के बीच में समान परिस्थितियों में समान और सम्मान में फर्क होता है। समान का मतलब एक जैसा, और सम्मान का मतलब जो, वाह, सम्मान का मतलब रेस्पेक्ट, है ना। समान परिस्थितियों में तुलना करके दिखाते हैं। इसमें पुरानी रूढ़िवादी विधि तथा नई व उन्नत विधि के बीच में समान परिस्थितियों में तुलना करके दिखाते हैं। अंडरलाइन करोगे, समान परिस्थितियों में तुलना, कि अगर आपने किन्हीं दो विधियों के बीच में अगर तुलना कर दी तो वो कौन सी विधि कहलाएगी? कौन सा प्रदर्शन? परिणाम प्रदर्शन। किसके ऊपर आधारित है? देखकर विश्वास करना। नेक्स्ट लाइन लिखो, यह देखकर विश्वास करना, सीइंग इज बिलीविंग। यह देखकर विश्वास करना, सीइंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पर आधारित है। के सिद्धांत पर आधारित है। यह देखकर विश्वास करना, ब्रैकेट में लिखोगे सीइंग इज बिलीविंग, के सिद्धांत पर आधारित है। सीइंग इज बिलीविंग के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, दिक्कत यहां तक? एग्जाम्पल लिखो इसका। एग्जाम्पल, हैंड मिल्किंग तथा मशीन मिल्किंग। के मध्य तुलना करना। हैंड मिल्किंग तथा मशीन मिल्किंग के मध्य तुलना करना। हैंड मिल्किंग तथा मशीन मिल्किंग के मध्य तुलना करना। कोई पशुपालक है जिसके पास में 50 जानवर है, 5 आदमी लगा रखे हैं उसने जो सुबह शाम उनका दूध पानी निकालते हैं। आपने कहा वहां पर, आप वहां पर हो होलसेल, आपने कह दिया कि यार 50 जानवर है आपके पास में, तो आप मशीन मिल्किंग ही लगा लो ना, मशीन ही लगवा लो। तो उसने कहा मशीन से क्या फायदा, मशीन तो महंगी आती है। बोले महंगी तो आती है लेकिन आपके आदमियों का खर्चा भी तो बच जाएगा और उसके साथ में टाइम भी तो कम लगेगा। वो मानेगा नहीं। मानेगा नहीं तो आप क्या कहोगे? बोले ऐसा करो, 50 के अंदर से 25 जानवरों का दूध तो आप हाथों से निकलवा लो हैंड मिल्किंग से, आदमियों को बुलाकर, और 25 जानवरों का दूध आप मशीन से निकलवा लो। देख लेना भाई कौन पहले निकालता है कौन नहीं निकालता, रिजल्ट तो देखोगे ही ना। और बात इतनी सी और है कि मशीन मिल्किंग से दूध निकलाओगे तो 10% दूध एक्स्ट्रा और आएगा, क्योंकि 100% दूध हैंड मिल्किंग से निकल नहीं पाता है। उसने कहा बोले चेक करेंगे, बोले कर लो। अगले ने 25-25 जानवरों के 2 ग्रुप बना दिए, एक के अंदर आदमी को बोल दिया भाई दूध निकालने के लिए, एक के अंदर मशीनों से दूध निकाला गया। लास्ट के अंदर बात आई कि समय मशीन मिल्किंग के अंदर कम लगा, हैंड मिल्किंग के अंदर समय ज्यादा लगा। दूसरी बात, मिल्क प्रोडक्शन हैंड मिल्किंग के अंदर जितना कल था उतना ही आज है, लेकिन मशीन से निकाला हुआ दूध 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हैंड मिल्किंग से पूरा दूध नहीं निकल पाता। ठीक है। तीसरी बात, जहां पर पशुपालक सोचता है, वो सोचता है पशुपालक कि भाई पैसा ज्यादा लगेगा। बोलो पैसे की बात करते हो तो 5 आदमियों को तनख्वाह भी तो दे रहा है। तो मशीन मिल्किंग का खर्चा तो एक बार का ही है, एक बार लगा ली उसके बाद में काम खत्म। आदमियों को तनख्वाह तो हर महीने दे रहे ना अपन, तो टोटल ओवरऑल खर्चा देखा जाएगा तो इतना ज्यादा नहीं बैठेगा जितना तेरे आदमियों का खर्चा है। ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हैंड मिल्किंग और मशीन मिल्किंग के मध्य में अगर तुलना करके फिर रिजल्ट को दिखा रहे हो तो अपन इसको क्या बोलेंगे? परिणाम प्रदर्शन। और आप सिर्फ अगले को यह सिखाना चाहते हो कि मशीन से दूध कैसे निकाला जाता है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएगा? ठीक है ना। तो तुलना किसके अंदर करेंगे? परिणाम प्रदर्शन के अंदर। और तुलना किसके अंदर नहीं करेंगे? विधि प्रदर्शन के अंदर भी तुलना नहीं करेंगे और संयुक्त प्रदर्शन के अंदर भी तुलना नहीं करेंगे। तो अगर आपको वर्ड कहीं पे भी कंपैरिजन या तुलना मिल गया तो इसका मतलब कंफर्म उसका आंसर क्या होगा? तीसरे नंबर पे लिखो ज्वाइंट डेमोन्स्ट्रेशन।
तीसरे नंबर पे लिखोगे जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन। जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन, जॉइंट की अगर बात करते हैं तो विधि और परिणाम दोनों का समावेश होगा, लेकिन तुलना किसी से भी नहीं की जाती। लिखो जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन या संयुक्त प्रदर्शन। जॉइंट डेमोन्स्ट्रेशन या संयुक्त प्रदर्शन लिखो। इसमें विधि तथा परिणाम दोनों का समावेश होता है। इसमें विधि तथा परिणाम दोनों का समावेश होता है। इसमें विधि तथा परिणाम दोनों का समावेश होता है, लेकिन तुलना किसी से भी नहीं की जाती। लेकिन तुलना किसी से भी नहीं की जाती। लेकिन तुलना किसी से भी नहीं की जाती। एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल, उन्नत किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन करके दिखाना। उन्नत किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन करके दिखाना। उन्नत किस्म के बीजों से अधिक उत्पादन करके दिखाना। ठीक है। वही पशुपालक है जिसके आधे खेत के अंदर तो आपने अपने बीज डाले थे, आधे खेत के अंदर उसने खुद के देसी बीज डाले थे। ठीक है। आप उसको कह रहे हो अपने यहां पर बुलाया, बीजों को डालना सिखाया, उसको डालने के बाद के अंदर कैसे कैसे पानी देना है, उसको किस टाइम पे निराई गुड़ाई करनी है, वो सारा का सारा। फिर उसके अंदर अपने को जो भी खाद वगैरह डालते हो वो उसको दिखाना, लास्ट के अंदर रिजल्ट दिखाना, उसको सारा सब कुछ करके दिखाया है आपने। विधि भी दिखाई है और लास्ट में प्रोडक्शन भी दिखाया आपने कि प्रोडक्शन कितना हुआ हमारा। विधि और परिणाम दोनों दिखाए, लेकिन आपने तुलना करी है किसी से? नहीं। तो विधि और परिणाम दोनों का समावेश होगा, लेकिन तुलना किसी से भी नहीं की जाएगी। किसके अंदर? किसके अंदर? संयुक्त प्रदर्शन के अंदर। और तुलना किसके अंदर करेंगे? स्टेप बाय स्टेप कोई विधि, क्रिया अथवा प्रणाली कहां पर करके दिखाएंगे? सबसे सरल विधि कौन सी है? सबसे पुरानी कौन सी है? देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पर कौन आधारित है? देखकर विश्वास करने के सिद्धांत पे और करके सीखना के सिद्धांत पे, और दोनों के सिद्धांत पर। अब सीधा है, वहां पर लिखा है विधि और परिणाम दोनों का समावेश होता है। इसका मतलब दोनों के दोनों सिद्धांत किसके अंदर काम करेंगे? किसको समस्या है यहां तक? आ रही है कि नहीं आ रही एक्सटेंशन, या एनाटॉमी दोबारा पढ़ाएं? आ रही है। पहले नंबर पे लिखा है मीटिंग, दूसरे पे डेमोन्स्ट्रेशन। डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में क्या लिखा है? देखो यहां पर पहले फील्ड विजिट लिखा, फिर मीटिंग लिखा, फिर डेमोन्स्ट्रेशन लिखा। उसके बाद में ग्रुप डिस्कशन है, फिर डिबेट है, फिर सिंपोजियम, पैनल, फोरम, बस ग्रुप। सबको एक साथ एक एग्जांपल से समझते हैं अपन। आप जब भी कोई नया टीचर आपको पढ़ाने आता है ना, कोई भी नया टीचर, मान लो जैसे मैं पढ़ाने आया हूं, जब आपने मेरी पहली क्लास ली होगी तो आपने मेरे को नोट जरूर किया होगा कि सर अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते हैं, बोलने के अंदर राइटिंग कैसी है, बोलते स्पष्ट है कि नहीं है, सब नोट करते हैं। ठीक है। आपकी पहली क्लास मैं पढ़ाने आया, मैं पहली बार पढ़ा रहा हूं, हाथ कांप रहे थे, मुंह बार बार सूख रहा था, जो मेरी पहली क्लास के अंदर अक्सर हुआ, हकीकत में हुआ था ऐसा, है ना। मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, बार बार मुंह सूख रहा था, हाथ ऐसे वाइब्रेट कर रहे थे, बोर्ड पे लिखते टाइम भी ये तो अब आगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड, पुराने टाइम पे वो चलते थे मार्कर वाले, है ना, उनके ऊपर। 1 घंटे पढ़ाने के बाद के अंदर मैं तो चला गया, है ना। जैसे शिवालिक की बात कर लेते हैं, 1 घंटे मैंने यहाँ पर पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में मैं तो चला गया यहाँ से। अब आप आपस में डिस्कशन कर रहे हो,
कि यार ये टीचर सही है कि नहीं है, बीपी सर ठीक है कि नहीं है। आपने आपस में डिस्कशन किया, आपने अकेले ने किया या ग्रुप ने किया, पूरी क्लास ने? पूरी क्लास ने। इसीलिए इसको क्या कहा गया? ग्रुप डिस्कशन कहा गया, है ना। लेकिन इस डिस्कशन का मतलब तब तक नहीं है जब तक आप एक निर्णय नहीं लो, या तो बीपी सर से पढ़ोगे या फिर बीपी सर से नहीं पढ़ोगे, ठीक है। तो ग्रुप डिस्कशन वो होगा जहां पर किसी एक विषय के ऊपर, विषय क्या रहा, बीपी सर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, उस विषय के ऊपर चर्चा की जाएगी लोगों के साथ में बैठकर, और लास्ट के अंदर कोई ना कोई निर्णय जरूर लेंगे। इसे ही हम क्या बोलेंगे? ग्रुप डिस्कशन, ठीक है। मेरे पढ़ाने के बाद के अंदर मैं तो जाकर बैठ गया ऑफिस के अंदर, ठीक है, कि अब आगे अगर बोलेंगे तो पढ़ाएंगे, वरना फिर देख लेंगे क्या है क्या नहीं है, ठीक है। मैं पढ़ा के गया, नीचे नीचे बैठ गया मैं, आपने आपस में डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद में आपने निष्कर्ष निकाला कि यार हाथ भी कांपते हैं, राइटिंग भी अच्छी नहीं है, बोलते भी खराब है, समझ में भी नहीं आता, इनसे नहीं पढ़ेंगे अपन। ये निर्णय लिया आपने, क्या लिया निर्णय, कि बीपी सर से नहीं पढ़ेंगे हम, ठीक है। लेकिन इस निर्णय का कोई मतलब है कि जब तक नीचे जाके बताओगे नहीं, बताना भी तो पड़ेगा। आपने यहाँ पर क्लास के अंदर बैठकर डिस्कशन कर लिया सारा सब कुछ, बीपी सर से नहीं पढ़ना है, आप यहाँ पर बैठे हो क्लास के अंदर, फिर ज्योग्राफी वाले आ रहे हैं, फिर कल्चर वाले आ रहे हैं, फिर क्लास से चले गए तुम, उसके बाद में फिर सुबह आए, सुबह मेरे को वापस से यहीं पर फिर से वही डिस्कशन कर लिया साहब ने, और वही निर्णय ले लिया कि बीपी सर से नहीं पढ़ेंगे। ऐसा करते करते 6 महीने निकल गए, कोर्स हो गया आपका, मतलब है कैसे कोई नहीं। जब तक मैनेजमेंट को जाकर आप बताओगे नहीं, तब तक उस निर्णय का कोई भी मतलब नहीं है। सारी क्लास तो जा नहीं सकती कि 70 के 70 बच्चे जाए वहां पर एक एक जना बोल के आए। आप में से तो 2-4 नेता होते हैं आपके, है ना, क्लास के अंदर ऐसे होते हैं ना, अघोषित नेता, अघोषित नेता, जिनको आपको भी पता है कि कौन नेतागिरी करता है ज्यादा। आपने उनमें से 4-5 जनों को खड़ा किया, बोले यार तुम ही बोल गया हो राजेंद्र जी से, है ना, तो नेताजी चले गए नीचे। 4-5 जने, पूरी क्लास जाती तो ऑफिस के अंदर जगह नहीं है अपने पास में, तो 4-5 नेता जाके बोल दिए कि राजेंद्र जी सर बीपी सर से नहीं पढ़ेंगे हम, ढंग से नहीं पढ़ाते, वो अच्छा नहीं पढ़ाते। राजेंद्र जी सोचा, बोले यार कैसे नहीं पढ़ाते ढंग से, बोल सकते हो आप तो, है ना, 2016 से बीपी सर एलएसएम पढ़ा रहे हो, आज तक किसी बच्चे ने कहा नहीं कि बीपी सर अच्छा नहीं पढ़ाते, तुम ऐसे बोल रहे हो कि बीपी सर नहीं पढ़ना। राजेंद्र जी को भी सोचना पड़ गया उस टाइम के ऊपर। राजेंद्र जी ने कहा चलो क्लास में बैठो तुम, मैं आ रहा हूं वहां पर। क्या कहा? क्लास में बैठो, मैं आ रहा हूं वहां पर। आप सब बैठे हो क्लास के अंदर, राजेंद्र जी आए यहाँ पर। राजेंद्र जी ने पूछा भाई क्या बात है, आप सब चिल्लाने लगेंगे नहीं नहीं बीपी सर से नहीं पढ़ेंगे, उनकी राइटिंग अच्छी नहीं है, वैसे 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 वैसे, ठीक है। राजेंद्र जी ने पढ़ी हुई हिस्ट्री, फूट डालो और राज करो, क्या पढ़ा हुआ है, फूट डालो और राज करो। राजेंद्र जी ने आपके 2 ग्रुप बना दिए, एक को बैठा दिया राइट के अंदर, एक को बैठा दिया लेफ्ट के अंदर। राइट वाले ग्रुप को कहा गया कि वो तुम वो कमियां बताओ जो बीपी सर के अंदर है, और इन वालों से कह दिया कि तुम अच्छा ही बताओ जो बीपी सर के अंदर है। अब इधर वालों को घना ही मन है कि नहीं पढ़ना, लेकिन फिर भी बताना क्या है, अच्छा ही। इधर वालों को घना ही मन है कि नहीं इनसे तो पढ़ लेंगे अपन, कोई बात नहीं, लेकिन इनको क्या बतानी है, कमियां। जहां पर 2 समूह होंगे, एक विषय के पक्ष में बोलेगा और एक विषय के विपक्ष में बोलेगा, इसको अपन क्या बोलेंगे, डिबेट या वाद विवाद। राजेंद्र जी ने आदू को कह दिया, बोले बीपी सर के पक्ष में बोलो और तुम विपक्ष के अंदर बोलो। विपक्ष वालों ने ज्यादा बोल दिया क्योंकि उनके पास में मैटर ज्यादा था, पक्ष वालों के मैटर में कुछ ही नहीं था। तो पक्ष वालों ने फिर भी बोला कि हाँ सर, बोले सीख जाएंगे, पढ़ाना भी नए नए पढ़ा रहे हैं, नया नया मास्टर बनाया, सीख ही जाएगा, पढ़ लेंगे, बोले सर। राजेंद्र ने सोचा, बोले यार बच्चे तो इंपॉर्टेंट, कोचिंग बच्चों से ही तो चलती है, पैसा कौन देता है, बच्चे, आप ज्यादा इंपॉर्टेंट हो राजेंद्र जी के लिए। लेकिन राजेंद्र जी के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि बाकी एलएसए के बैच भी चल रहे हैं, बीपी सर को ऐसे निकाल देंगे तो फिर कैसे पार पड़ेगी। दूसरे बच्चे तो कोई शिकायत कर नहीं रहे, और बीपी सर को डायरेक्ट बोल दिया कि इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, तो बीपी सर नाराज हो जाएंगे। होता है कि नहीं होता है, कि ईगो भी तो होता है ना, एक सेल्फ रेस्पेक्ट भी तो होता है, आपके अंदर भी है ही। आपने कह दिया नहीं पढ़ेंगे तो नहीं पढ़ेंगे। राजेंद्र जी ने जुगाड़ लगाया, बोले यार ऐसा करते हैं, इनको बीपी सर और कोचिंगों में पढ़ाए हुए हैं, वहां के डायरेक्टर्स को बुलाते हैं और वो आपको समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। डायरेक्टर आ रहे हैं अलग अलग कोचिंगों के अंदर, जहाँ के डायरेक्टर हैं उनको बुलाया गया, और मैटर उनके पास में सिर्फ एक ही है, क्या, कि बीपी सर कैसा पढ़ाते हैं, ठीक है। एक डायरेक्टर आए, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं तुम्हारी बातें सही है, शुरुआत के अंदर 1-2 क्लास के अंदर होता है, हाथ वाथ कांपते हैं, जबान वबान लड़खड़ाती है, लेकिन उसके बाद में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, है ना, समझाते भी अच्छा है। दूसरे आएंगे नहीं नहीं राइटिंग जैसी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो क्या पहली क्लास है तो नर्वस हो जाते हैं, इसलिए राइटिंग ऊपर नीचे हो रही थी, बाकी तो राइटिंग बहुत अच्छी है उनकी, बच्चे सेटिस्फाई होते हैं उनसे। 4-5 जने आए, चारों पांचों ने यही समझाने की कोशिश करी कि बीपी सर अच्छे हैं, पढ़ा सकते हैं वो वाले। लेकिन क्या 5 आदमियों के विचार एक जैसे हो सकते हैं क्या?
है, नहीं हो सकते। पांचों कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ सेम बातें बोल के जाए, लेकिन कुछ अलग ही, बिल्कुल सेम टू सेम तो बोलकर जाएंगे नहीं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? सिंपोजियम या विचार गोष्ठी, जहां पर विषय के संबंध के अंदर व्याख्यान देने वाले अधिकारी आएंगे, आपको लेक्चर देके जाएंगे, और लेक्चर एक ही विषय के ऊपर देंगे वो। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? सिंपोजियम। 4-5 कोचिंग वाले आ गए, आपको समझाने की कोशिश कर ली, लेकिन आपको पता है कि ये तो पढ़ने लायक है ही नहीं, इससे तो नहीं पढ़ना, आपने मना कर दिया। वो गए, उसके बाद में राजेंद्र जी आए कि बोले समझ में आई कि नहीं आई, बेटी कि नहीं बेटी? आपने कह दिया नहीं बेटी। नहीं बेटी तो भी राजेंद्र जी के लिए आप तो इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम तो लेने वाले हैं, आप तो देने वाले पैसा। ठीक है, उस केस के अंदर आगे सुनो, राजेंद्र जी गए अपने हॉल के अंदर, वहां पर राजेंद्र जी को पता है कि बच्चे मानेंगे नहीं, बच्चे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी कोचिंग के लिए। रिजल्ट आप देते हो, हम थोड़ी देते हैं, हमारी तरफ से तो सब बराबर है, लेकिन रिजल्ट आप ही देते हो, आप ज्यादा जरूरी। आप अगर नाराज हो गए तो उस केस के अंदर फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन राजेंद्र जी अकेले डिसाइड नहीं कर सकते कि बीपी सर को रखना है कि नहीं रखना। उस केस के अंदर राजेंद्र जी ने अपने मैनेजमेंट वालों को बुलाया, सीताराम जी को बुला दिया, मैडम को बुला लिया, हेमू को बुला लिया, उस महेंद्र को बुला लिया, बताओ भाई तुम क्या चाहते हो, है ना। जीतू को बुला लिया थोड़ा थोड़ा, है ना, जीतू का खास आदमी। तो एक अर्धचंद्राकार टेबल बनाएगी, राजेंद्र जी बीच में बैठा लिए, और फिर अपने जो चाइनीज सदस्य हैं उन चाइनीज सदस्यों को यहाँ पर बैठा लिया, और विषय के ऊपर चर्चा करें कि क्या बीपी सर को रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। ठीक है, हेमू ने कह दिया, बोले बीपी सर क्या है, कोई तोप तो है नहीं, बच्चे सेटिस्फाई होना जरूरी है, कह दिया हेमू ने, कह भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। उधर से सीताराम जी ने कहा, बोले बीपी सर अगर नाराज होकर चले गए कोचिंग के अंदर, तो बाकी के बेचने या मास्टर लेकर कहां से आओगे इतनी जल्दी तुम, अभी तो पढ़ो लो, बाद की बाद में देखेंगे पहले, क्योंकि बाकी बच्चों को दिक्कत थोड़ी है। राजेंद्र जी ने कहा बात तो तुम्हारी भी ठीक है। फिर महेंद्र ने कह दिया, बोले नहीं सर, धीरे धीरे एडजस्ट हो ही जाएगा, है ना, पढ़ा लेंगे, इससे कोई बात नहीं है। अपने एक अर्धचंद्राकार स्थिति के अंदर बैठकर एक अध्यक्ष होगा, और उसके पास में 4 से 6 चयनित सदस्य होंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे? पैनल। क्या बोलेंगे? पैनल। ठीक है, विचार विमर्श वही एक सब्जेक्ट पे चल रहा है कि क्या बीपी सर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, ग्रुप डिस्कशन के अंदर क्या किया था आपने? समूह के अंदर बैठकर किसी एक विषय के ऊपर चर्चा करी थी, और लास्ट के अंदर कोई एक निर्णय लिया था आपने। वाद विवाद के अंदर 2 ग्रुप थे, एक विषय के पक्ष में बोल रहा था और एक विषय के विपक्ष में बोल रहा था। सिंपोजियम के अंदर 5 से 6 तक व्याख्यान देने वाले अधिकारी थे, किसी एक विषय के ऊपर वो आपको लेक्चर देकर गए थे। पैनल के अंदर राजेंद्र जी अकेले बैठे अध्यक्ष बनकर, 4 से 6 चयनित सदस्यों को लेकर बैठे। चयन किसने किया? अध्यक्ष जी ने। आपसे थोड़ी पूछा किसको लेकर जाना है किसको नहीं लेकर जाना, ये क्या कहलाया? पैनल। राजेंद्र जी ने सबकी बातें सुन ली, सबकी बातें सुनने के बाद में राजेंद्र जी को समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया तो राजेंद्र जी आ गए अब आपके पास में, है ना। राजेंद्र जी ने कंडीशन बता दी आपको, कंडीशन ये बताई कि देखो हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर से तो आपको कोई दिक्कत है नहीं, सिर्फ एक बीपी सर की दिक्कत है आपको। आपके पास में 2 ऑप्शन है, मेरी कंडीशन तो ये है कि अभी मेरे पास में सब्जेक्ट के अंदर सिर्फ एक ही टीचर है बीपी सर, अगर आप पढ़ सको तो उनसे पढ़ लो। दूसरा ऑप्शन आपके पास में, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई दूसरा टीचर आप लाके बता दो। ठीक है, और तीसरी कंडीशन ये है कि जब तक दूसरा टीचर नहीं मिलता तब तक तो बीपी सर से पढ़ लो, और जैसे नया टीचर मिलेगा हम बीपी सर को हटा देंगे, उस टाइम पर फिर आप बीपी सर को हटा देंगे, नए से पढ़ लेना। किसी समस्या के समाधान के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ क्या सॉल्यूशन करें, इसको क्या बोलते हैं? फोरम। जहां पर किसी समस्या के समाधान के लिए श्रोताओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है उसको क्या बोलते हैं? फोरम। अपनी कंडीशन बताई थी राजेंद्र जी ने, अब आपके ऊपर छोड़ दिया कि बताओ अब आप क्या करवाना चाहते हो। आपकी इच्छा है तो बीपी सर की क्लास ही हटवा दो, हिस्ट्री ज्योग्राफी कल्चर की 3 क्लास लगेगी जब तक कोई दूसरा टीचर सब्जेक्ट का आएगा नहीं, या फिर अभी बीपी सर से पढ़ लो जब तक नया टीचर आए तब तक, और या फिर या तो तब तक बीपी सर का समझना शुरू हो ही जाएगा या फिर नया टीचर आ ही जाएगा, कुछ ना कुछ सोल्यूशन तो हो ही जाएगा। अब आप बता दो क्या करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? नहीं पढ़ना चाहते, है ना। आपने कह दिया कि नहीं सर इतने खराब टीचर से तो हम तो पढ़ ही नहीं सकते साहब, है ना। अब राजेंद्र जी ने सारी चीजें सोच रखी है पहले से कि भाई हाँ यार, पता है उनको कि क्या जवाब आएगा, जब यहां पर ही नहीं पढ़े आप, यहां पर ही नहीं माने तो इससे तो क्या ही फर्क पड़ने वाला था। आपने कह दिया नहीं पढ़ेंगे, दूसरा टीचर आएगा तब पढ़ लेंगे हम तो। ठीक है, राजेंद्र ने कहा ठीक है चलो कोई बात नहीं। चलो, आपका एक बड़ा ग्रुप था, इसको अलग अलग छोटे छोटे समूहों के अंदर डिवाइड कर दिया उन्होंने। 5 बच्चे वहां पर बैठा दिए, 5 वहां पर, 5 वहां पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर, और जितने ग्रुप बनाए गए उन ग्रुप को अलग अलग टॉपिक दिया गया। डिबेट के अंदर सिर्फ ग्रुप कितने थे?
एक को पक्ष में बोलना था और एक को। अब ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए गए, उन ग्रुप्स को अलग अलग टॉपिक दिए गए। तो बताओ भाई बीपी सर की राइटिंग के अंदर क्या दिक्कत है, तो बताएगा पढ़ाने के अंदर क्या दिक्कत है, बोलने के अंदर कैसे है। सबको अलग अलग टॉपिक दिए गए और उन अलग अलग टॉपिक के बाद में लास्ट के अंदर उनसे किसी एक जने से, 5 का ग्रुप है, 5 तो बोलेंगे नहीं, बोलेगा कोई एक ही उनके अंदर से। ठीक है, लास्ट के अंदर राजेंद्र जी ने बुला लिया कि बताओ अब तुम क्या चाहते हो। 6 ग्रुप बनाए थे, 6 में से किसी एक को बुला लिया। तो ये जो छोटे छोटे ग्रुप है, ये छोटे छोटे ग्रुप आपस में डिस्कशन भी तो करेंगे भाई, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना, टॉपिक तो दे दिया लेकिन आपस में डिस्कशन तो करेंगे। राजेंद्र जी यहाँ पर खड़े हैं तो जोर से डिस्कशन तो कर नहीं सकते, फिर तुम क्या करते हो, गुड़मुड़ करना शुरू करते हो, है ना, क्योंकि दूसरे वाला भी तो डिस्टर्ब होगा अगर जोर से बोलोगे तो। आपने आपस में मंत्रणा करना शुरू किया, 5 का ग्रुप था तो 5 जने डिस्कशन कर रहे हैं, इधर वाले ग्रुप अलग डिस्कशन कर रहे हैं, इधर वाले ग्रुप अलग डिस्कशन कर रहे हैं। तो जब धीरे धीरे आप बोलते हो तो ऐसे आवाज आती है जैसे मधुमक्खी बिनबिनाती है ना, इसको बोलते हैं बजिंग साउंड। क्या बोलते हैं, बजिंग साउंड। इसलिए ऐसे छोटे छोटे समूह को क्या कहा गया, बज ग्रुप कहा गया, जहां पर किसी एक बड़े समूह को छोटे छोटे समूहों के अंदर तोड़ा जाता है और प्रत्येक छोटे समूह को अलग अलग टॉपिक दिए जाते हैं। पहले टॉपिक कितने थे, अब यहां पर टॉपिक क्या हो गए, अलग। ठीक है, अलग करने के बाद में कौन सा ग्रुप बन गया, बज ग्रुप बन गया। क्या बन गया, बज ग्रुप। ठीक है, बज ग्रुप के बाद में राजेंद्र जी ने पूछा, बोले बताओ रे क्या चाहते हो क्या नहीं चाहते हो। आपने कह दिया नहीं, आपकी इच्छा सर्वोपरि है। राजेंद्र जी ने कहा, बोले इन 1-2 दिन के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रेस के अंदर आ रहे हो, आप भी बीपी सर को लेकर, मैं भी स्ट्रेस में आ रहा हूँ बीपी सर को लेकर। अपन ऐसा करते हैं माउंट आबू चलते हैं, वहां पर बढ़िया माइंड फ्रेश हो जाएगा और इस बात पे भी डिस्कशन हो जाएगा कि क्या पढ़ाना है कि नहीं पढ़ाना। बस के अंदर लेकर जा रहे हैं, एसी बस लेकर गए हैं राजेंद्र जी, बढ़िया बढ़िया खाना खिला रहे हैं, बच्चों को सेट करें कि यार पढ़ लो रे बीपी सर से, मेरी भी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। ठीक है, माउंट आबू घुमाने लगे बढ़िया होटल के अंदर रहकर, है ना, और फिर वहां पर किसी समस्या के समाधान के लिए बैठ के कर रहे हैं आपके साथ में मीटिंग्स कर रहे हैं कि पहले तुम खेल कूद के आ जाओ, आराम से घूम फिर के आ जाओ, फिर लंच के अंदर बात कर लेंगे अपन। एक दिन से लेकर कई दिनों तक चलने वाली बैठक होती है, जहां पर भागीदारी सुनिश्चित की जाती है आपकी भी। यहां पर अगर बात करते हैं फोरम के अंदर, तो फोरम के अंदर आपकी भागीदारी सुनिश्चित थी, लेकिन वो कुछ समय के लिए थी। ये एक दिन की भी हो सकती है और कई सारे दिनों की भी हो सकती है। इसको क्या बोलेंगे, कार्यशाला या वर्कशॉप बोलेंगे। ठीक है, माउंट आबू घूमने के बाद में आप भी थोड़े से लिबरल हो गए, एक टाइम निकलता है ना जब, है ना, जैसे किसी चीज से बहुत बुरा लग रहा होता है, थोड़ा सा टाइम अगर निकल जाता है, 2-3 निकल जाते हैं तो इतने बुरे नहीं लगते फिर, क्योंकि दूसरी चीजें भी आती है फिर माइंड के अंदर। वहां पर माउंट आबू के अंदर बढ़िया घूम भी रहे थे, नक्की झील के अंदर बोटिंग वोटिंग भी कर रहे थे, तो मूड थोड़ा सा अच्छा हुआ। अच्छा होने के बाद में राजेंद्र जी को कह दिया, बोले पढ़वा लेना कोई बात नहीं गुरु जी, है ना। इसीलिए आज मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए पढ़ा रहा हूँ। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऑप्शन के अंदर आपको इनके अंदर से ही मिलेंगे और क्वेश्चन आपको डिफाइन के अंदर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें, ये सारे के सारे ऑप्शन आपके पास में है। ठीक है, किसी योजना की जानकारी देने के लिए एक निश्चित समय और दिनांक पर की जाने वाली बैठक को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मीटिंग। किसी चीज को क्रमबद्ध करके से दिखाना है या फिर उसको रिजल्ट दिखाना है या फिर उन दोनों को एक साथ दिखाना क्या कहलाएगा, प्रदर्शन कहलाएगा। किसी एक विषय पर समूह के अंदर बैठकर चर्चा करना और अंत के अंदर कोई निर्णय लेना, ग्रुप डिस्कशन। जहां पर 2 समूह होते हैं, एक विषय के पक्ष में और एक विषय के विपक्ष में, वाद विवाद। जहां पर 5 से लेकर 6 तक व्याख्यान देने वाले अधिकारी यानी लेक्चर होते हैं, किसी एक विषय पर व्याख्यान देते हैं, विचार गोष्ठी को क्या बोलेंगे, सिंपोजियम। एक अर्धचंद्राकार टेबल के ऊपर एक अध्यक्ष बैठेगा और 4 से 6 चयनित सदस्य और एक किसी एक विषय पर विचार विमर्श करेंगे तो पैनल। जहां पर किसी समस्या के समाधान के लिए आपकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, वहां पर फोरम। जहां पर आपके एक बड़े समूह को छोटे छोटे समूह में तोड़ा जाएगा और उन छोटे छोटे समूह को अलग अलग विषय पर विचार विमर्श करने के लिए कहा जाएगा, तो एक दिन से लेकर कई दिनों तक चलने वाली बैठक क्या होती है, कार्यशाला। कॉन्फ्रेंस की अगर बात करते हैं तो कॉन्फ्रेंस के अंदर संबंधित क्षेत्र के विषय विशेषज्ञों की बैठक बुलाई जाती है। मान लो जैसे कोचिंग वाले हैं, सारे कोचिंग वाले, गोपालपुरा कोचिंग वालों ने एक बैठक का आयोजन कर लिया कॉन्फ्रेंस का, भाई कोचिंग इंडस्ट्री को आगे कैसे ले जा सकते हैं, स्टाफ को कैसे टाइमली पे कर सकते हैं या स्टाफ के साथ कैसे मैनेज करें अपन। उसके लिए उन्होंने एक होटल के अंदर वो ले लिया, कॉन्फ्रेंस हॉल ले लिया और वहां पर सारे के सारे कोचिंग वाले बैठे हैं और उससे संबंधित होंगे। सिर्फ कोचिंग वालों को ही बुलाया और किसी को नहीं बुलाया उन्होंने, बच्चों को भी नहीं बुलाया, और उनसे सुझाव ले रहे हैं कि अपन इस कोचिंग इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए क्या कर सकते हैं। कहीं सुझाव देंगे कि सर कोचिंग अब चलते हैं उधर की तरफ, बढ़िया है, यहाँ से तो गवर्नमेंट कभी भी खाली करवा लेगी। कोई कह रहा है उधर की तरफ जाने के अंदर तो टाइम लगेगा, अभी जब तक चल रहा है इधर की तरफ भी चला लो, फैकल्टी का लेवल बढ़ाओ, टेस्ट टाइम से लिया करो,
इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉन्फ्रेंस। जैसे अभी थोड़े दिनों पहले एक डीआईजी सम्मेलन हुआ था, यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हुई थी जयपुर के अंदर, जहां पर ऑल ओवर इंडिया के जितने भी डीआईजीज हैं पुलिस के अंदर, उन डीआईजीज को बुलाया गया था और उनसे पूछा गया था भाई आपके फील्ड के अंदर क्या क्या समस्याएं आ रही है और उनके समाधान के लिए क्या क्या सुझाव आपसे कर सकते हैं। जैसे ऑल ओवर राजस्थान के एलएसओ को बुला लिया आरएसएल एमटीआई के अंदर, और डिपार्टमेंट आपसे पूछ रहा है कि भाई बताओ फील्ड के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है और उनके समाधान के लिए क्या क्या आप कर सकते हैं। ठीक है, आप सिर्फ सुझाव दोगे, मानना नहीं मानना डिपार्टमेंट के ऊपर है। इसको अपन क्या बोलेंगे, सम्मेलन या कॉन्फ्रेंस। दिक्कत यहां तक किसी को नहीं? क्या लिखा था लास्ट टाइम पे, संयुक्त प्रदर्शन। संयुक्त प्रदर्शन के बाद में लिखोगे ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। क्या लिखोगे, समूह चर्चा, ग्रुप डिस्कशन। लिखो ग्रुप डिस्कशन या समूह चर्चा। कौन सा वाला, दोबारा बोलना, जोर से बोल। फोरम वाला, अभी लाइन टू लाइन लिखेंगे जब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। वो तो बोलने वाली बातें थी, मैं बोल देता हूं कुछ भी। हेडिंग डालो ग्रुप डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, समूह चर्चा। ठीक है, क्या होगा, जहां पर बड़े समूह होगा और किसी एक विषय के ऊपर चर्चा करेंगे और लास्ट के अंदर क्या लेंगे, निर्णय या डिसीजन लेंगे। ठीक है ना, लिखो इसके अंदर। इसमें ग्रुप डिस्कशन, इसमें पशुपालक 20 के समूह में बैठकर, इसमें पशुपालक 20 व्यक्तियों के समूह में बैठकर, इसमें पशुपालक 20 व्यक्तियों के समूह में बैठकर, 20 व्यक्तियों के समूह में बैठकर, 20 व्यक्तियों के समूह में बैठकर किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं, किसी एक विषय पर सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं। इसमें पशुपालक 20 व्यक्तियों के समूह में बैठकर किसी एक विषय पर, किसी एक विषय पर सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं, किसी एक विषय पर सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं, किसी एक विषय पर सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं, तथा अंत में, तथा अंत में, तथा अंत में, तथा अंत में उस विषय के संबंध में, तथा अंत में उस विषय के संबंध में, तथा अंत में उस विषय के संबंध में कोई न कोई निर्णय जरूर लेते हैं, तथा अंत में उस विषय के संबंध में कोई न कोई निर्णय जरूर लेते हैं। इसमें पशुपालक 20 व्यक्तियों के समूह में बैठकर किसी एक विषय पर सामूहिक रूप से चर्चा करते हैं तथा अंत में उस विषय के संबंध में कोई न कोई निर्णय जरूर लेते हैं। इसको क्या बोलेंगे, ग्रुप डिस्कशन। ग्रुप डिस्कशन के बाद में कौन सा है, डिबेट। लिखोगे डिबेट या वाद विवाद, बात करेंगे